कहानी की शुरुआत होती है डीमन सप्रेशन प्रिजन के नज़ारे से, जहां ड्रैगन किंग और गोस्ट किंग खुद एक बेहद अजीब कैदी को कैद करने आए हैं। अपनी कोठरियों से ये सब देखते हुए डीमंस दंग रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखते हैं कि किसी को 18th फ्लोर पर ले जाया जा रहा है, एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुजरिमों के लिए रिजर्व्ड है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वो वार्डन से पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ है जो इसे यहाँ लाया गया है। लेकिन वार्डन ठंडे लहजे में उन्हें चेतावनी देता है कि वो अपने काम से काम रखें और ज़्यादा सवाल ना पूछें। जाहिर है, इससे उनकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है और वो तुरंत बाहर की दुनिया में खबर भेजते हैं ताकि पता लगा सकें कि आखिर ये छोटा बच्चा है कौन। वो मांग करते हैं कि 3 दिन के अंदर उन्हें उसका नाम और उसके किए गए गुनाहों का पता चलना चाहिए। बाहर की दुनिया में अपने साथियों से संपर्क करते हुए उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। वो इस बच्चे के बारे में सच जानने के लिए बेताब हैं जिसका नाम फोंग युआन है। इधर सबसे निचले लेवल की गहराइयों में हमारी मुलाकात हेडगार्ड जोंग से होती है। जोंग के पास डिंग नाम का एक डिवाइन बीस्ट है जो एक विशाल आदमखोर शेर जैसा दिखता है और जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फिर भी यहाँ हम उस दरिंदे को जमीन पर दुबक कर बैठे देखते हैं जैसे वो कोई खिलौना हो, जबकि फोंग युआन बिना किसी डर के उसके कान खींच रहा है और हंसी मजाक कर रहा है। पास ही 5 एंशिएंट डीमंस बैठे हैं जो दुनिया के सबसे खौफनाक टबूज माने जाते हैं और दशकों से इस 18th फ्लोर पर मौन साधना में लीन है। उन्होंने कभी अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस महान बीस्ट पर सवार होकर पास से गुजरता है, उन 5 की आंखें पूरी तरह सदमे में खुल जाती हैं। जोंग भी उतना ही परेशान है और उन गार्ड से फुसफुसाते हुए पूछता है जो बच्चे को लाए थे कि आखिर एक मासूम बच्चे ने ऐसा क्या जुर्म किया होगा जिसे इतने हाई लेवल एस्कॉर्ट्स की जरूरत पड़ी। गार्ड्स कांपते हुए बताते हैं कि सिर्फ 2 दिन पहले इस 3 साल के बच्चे ने यानजिंग में चू फैमिली के एक भव्य जश्न में हमला बोल दिया था। उसने चू क्लैन के सभी 2650 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया, यहाँ तक कि दरवाजे पर मौजूद 52 गार्ड डॉग्स को भी नहीं बख्शा। शाही परिवार का 9th प्रिंस भी उसके हाथों मारा गया और कहा जाता है कि उसने परिवार के मंदिर की हर एक एंसेस्ट्रल टैबलेट को 2 टुकड़ों में चीर दिया। वहां एक भी जानदार चीज जिंदा नहीं बची। उसने घोंसलों के अंडे तक कुचल दिए और अपने पीछे एक खौफनाक सन्नाटा छोड़ गया। जो डीमंस अभी शोर मचा रहे थे वो अब डर के मारे सायों में दुबक जाते हैं। गार्ड अपना ठंडा पसीना पोंछते हुए और ककपी भरते हुए सबसे डरावनी बात बताता है। उस बच्चे ने हर एक शिकार का दिल चीर कर बाहर निकाला और उन्हें मंदिर की वेदी पर सलीके से सजा दिया। ये बात सुनकर जोंग का दिल दहल जाता है और नीचे उस बच्चे की तरफ देखते हुए जो डिवाइन बीस्ट का सिर थपथपा रहा है, कांपती आवाज में पूछता है कि आखिर उसने उनके दिल क्यों निकाले। फोंग युआन एक मासूम मुस्कान के साथ ऊपर देखता है और कहता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि क्या उनके दिल अंदर से काले हैं। ये सादा सा जवाब जोंग और उन 5 एंशिएंट डीमंस को सुन्न कर देता है, जबकि वो बच्चा अपनी मिल्क बॉटल पकड़े हुए उस बीस्ट के साथ खेलता रहता है। बच्चे का छोटा सा हाथ धीरे से बीस्ट के सिर को थपथपाता है और वो उस बड़े कुत्ते से कहता है कि अब चलने का वक्त हो गया है, जिससे डिंग एक दर्दनाक आवाज निकालता है और वहां से तेजी से भाग निकलता है। वो 18 फ्लोर के सबसे गहरे सायों में ओझल हो जाते हैं और जोंग कई सेकंड तक फोंग युआन की उस छोटी सी पीठ को घूरता रहता है। फिर एक गंभीर चेहरे के साथ मुड़ता है। वो जानना चाहता है कि आखिर किस खानदान को खत्म किया गया है। गार्ड, जिसका गला सूखा जा रहा है, बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज ढूंढ पाता है। कांपती आवाज में वो खुलासा करता है कि वो यानजिंग के 10 महान क्लान्स में से एक चू फैमिली थी। ये सुनते ही जोंग वहीं जम जाता है। यहाँ तक कि वो 5 एंशिएंट डीमंस जो किनारे से शांति से देख रहे थे, चू फैमिली का नाम सुनते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर चू क्लैन 500 साल के इतिहास वाला एक विशाल साम्राज्य है जो अनगिनत मास्टर से भरा है और जिसके एक लेजेंडरी एंसेस्टर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक सदी तक साधना की थी। ऐसे परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कल्पना से परे किसी मॉन्स्टर की जरूरत होगी। जोंग गहरी चिंता में डूब जाता है और पूछता है कि क्या उस बच्चे का कोई भी रिश्तेदार जिंदा बचा है। एक गार्ड फुसफुसाता है कि छोटा फोंग युआन एक लावारिस बच्चा था जिसे शहर के बाहरी इलाके में कूड़ा बीनने वालों के एक समूह ने पाला था। जमीन के विवाद की वजह से चू फैमिली को वो लोग आंखों में खटकने लगे और उन्होंने बस उन सबको खत्म कर दिया। जब फोंग युआन खंडहरों में तितलियों का पीछा कर रहा था, तब किस्मत के सहारे वो जिंदा बच गया। और हालांकि गार्ड वहीं रुक जाता है, जोंग और वो 5 बूढ़े डीमंस इस दुखद कहानी के बाकी हिस्सों को आसानी से समझाते हैं। जोंग खामोश प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ता है और फिर उन गार्ड्स को जाने का इशारा करता है जो 18th फ्लोर से ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें कोई ईश्वरीय माफी मिल गई हो। कोठरियों की गहराई की ओर देखते हुए जोंग की आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट में बदल जाती है और वो दूसरों से कहता है कि वो अब छिपना बंद करें और बाहर आकर उस बच्चे को देखें। खाली गलियारा सिर्फ उस बच्चे की बीस्ट के साथ खेलने की आवाज से भरा है। हालांकि वो बखूबी जानता है कि ये 6 शख्सियतें उसे गौर से परख रही हैं। उसके दिमाग में उसके मरते हुए दादा की तस्वीर घूम रही है जो खून से लथपथ थे और उसका हाथ पकड़े हुए अपनी आखिरी सांसों के साथ कुछ निर्देश दे रहे थे। उन्होंने बच्चे से कहा था कि जेल के नीचे इन 5 लोगों को ढूंढे, उनके टोकन्स ले और अपना भविष्य संवारने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने के लिए उनका डिसाइपल बन जाए।
उन्होंने उसे अपने असली माता पिता के बारे में सुराग ढूंढने और अपना दम तोड़ने से पहले बदला लेने के लिए उकसाया था। उसके हाथ में अभी भी एक पुराना घिसा पिटा टोकन है। अब वो पांचों डीमंस, एक बॉडी कल्टिवेटर, एक टेलर, एक शेफ, एक डॉक्टर और एक पेंटर, उस छोटे बच्चे के पास जमा होते हैं। वो बूढ़ा बॉडी कल्टिवेटर बच्चे के हाथ को दबाकर देखता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब वो पूछता है कि क्या वो उनके राज सीखना चाहता है। वो वादा करता है कि अगर वो उनकी बात मानेगा तो कोई उसे दोबारा डराने की हिम्मत नहीं करेगा और वो जिसे चाहे उसे मार सकेगा। बच्चा बस ये पूछता है, क्या वहाँ खाने के लिए मीट मिलेगा? ये आश्वासन मिलने पर कि वहाँ बहुत कुछ होगा, बच्चा मुस्कुराता है और तुरंत उन पांचों के सामने झुक जाता है, जिससे वो पांचों बूढ़े डीमंस जोरदार ठहाके लगाने लगते हैं। उनके हंसने की आवाज़ इतनी तेज है कि ब्लैकस्टोन प्रिजन की दीवारें कांपने लगती हैं। और उस दिन के बाद से छोटा फॉर्म युआन ब्लैकस्टोन प्रिजन की सबसे गहरी गहराइयों में ही रह जाता है। 5 साल बीत जाते हैं, जिस दौरान वो अपनी सुबह ओल्ड गोस्ट से मौत का खेल सीखने में बिताता है और दोपहर लेडी डॉक्टर के साथ मेडिसिन और प्रेशर पॉइंट्स की पढ़ाई करता है। वो शेफ द्वारा तैयार किया गया मेडिसिनल मील्स खाता है और जब थक जाता है तो अंधे पेंटर से रहस्यमयी टैलिस्मन्स बना सीखता है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी टेलर की निगरानी में हाथ से सिलाए जाते हैं। इसी बीच बाहर की दुनिया शांत नहीं बैठी है। महान क्लैंस इस डर से कि कहीं ये बचा हुआ वारिस बाहर ना आ जाए, उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए हर कुछ दिनों में जेल में असैसिन्स भेजते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, ये असैसिन्स अपनी कला दिखाने से पहले ही अक्सर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे की कलाई के एक मामूली झटके से उनकी गर्दनें टूट जाती हैं। उन 5 सालों के दौरान उसने जेल के बाहर अनगिनत लाशें फेंकी हैं। हर सुबह कचरा बाहर निकालने की तरह वो वक्त पर दरवाजे पर 2 लाशें छोड़ देता है। वो ये सब एक मासूम चेहरे के साथ करता है, जैसे ये कोई बेहद मामूली काम हो। सच कहें तो उन अमीर परिवारों की जिद वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने उसे खत्म करने के लिए ब्लैकस्टोन प्रिजन में अनगिनत मास्टर्स भेजे, लेकिन बदकिस्मती से वो सब अपने पैरों पर अंदर आए और पीठ के बल बाहर ले जाए गए। जिस दिन वो आखिरकार जाने की तैयारी करता है, ओल्ड गोस्ट उसे बताता है कि अगर कोई परेशानी खड़ी करे तो उसे एक खास टोकन लेकर हिवबिंग नाम के आदमी के पास जाना चाहिए। फिर वो बॉडी कल्टिवेटर उसे एक गहरे हरे रंग की रिंग देता है और कहता है कि अगर उसके पास वक्त हो तो उसे डिवाइन मशीन कैंप जाना चाहिए, जहां ये रिंग उसका गर्मजोशी से स्वागत कराएगी। वो टेलर लान्यांग उसे एक शानदार रेशमी पाउच थमाती है जिसमें 18 गोल्ड नीडल्स हैं, जो इस्तेमाल के लिए सलीके से सजाई गई हैं। वो उसे उसका वादा याद दिलाती है और उसे अपनी ट्रू ड्रैगन गोल्ड नीडल्स देती है। अंधा पेंटर हमेशा की तरह खामोश और गंभीर रहता है। एक छोटे से स्पर्श के साथ एक चमकता हुआ तालिस्मैनिक रून बच्चे के दिल में समा जाता है और ओझल हो जाता है। फिर ओल्ड वॉन्ग यानी वो शेफ पास आता है। वो एक भारी किचन क्लीवर सौंपते हुए फॉन्ग युआन से कहता है कि अगर उसका सामना किसी ऐसे खतरे से हो जिसे वो संभाल ना सके तो उसे ये ब्लेड लेकर राजधानी के फुग्गार पवेलियन जाना चाहिए। वहाँ का दुकानदार उसकी जान की हिफाजत करेगा। बच्चा उस क्लीवर को एक चमकती मुस्कान के साथ कबूल करता है और बारी बारी से अपने हर मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। हालांकि ओल्ड वॉन्ग उसे एक कोने में खींच ले जाता है और उसकी आवाज़ एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदल जाती है। वो बच्चे के बाहर जाने पर एक निजी दरख्वास्त करता है। वो बच्चे से कहता है कि वो वाना पवेलियन जाए और वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढे, जिससे फोंग युआन अपनी आंखें घुमाते हुए अपने मास्टर को याद दिलाता है कि वो अभी सिर्फ 8 साल का है। ओल्ड वॉन्ग की आंखें फटी रह जाती हैं और वो उसे ताना मारते हुए दावा करता है कि 8 साल की उम्र में वो पहले ही एक 15 साल की लड़की के साथ बाप बन चुका था और वो बच्चे को एकदम बेकार कहता है। बच्चा नफरत भरे अंदाज में अपना अंगूठा दिखाता है और अपने मास्टर की महानता को स्वीकार करता है। तभी जोंग उसे देखता है और उसके प्लान्स के बारे में पूछता है। फोंग युआन मुस्कुराता है, जिससे उसके 2 छोटे टाइगर टीथ दिखाई देते हैं और कहता है, मेरा इरादा अपनी सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल पुराने हिसाब बराबर करने के लिए करने का है। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक काम का बच्चा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कोठरी में मौजूद दरिंदे एक दूसरे को देखते हैं और एक खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। मौत की कला में माहिर एक बच्चा जो दावा कर रहा है कि वो समाज की सेवा करना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया पूरी तरह से पलटने वाली है। अपनी पोटली उठाए वो दरवाजे की ओर बढ़ता है। हम बस उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। 5 लंबे सालों के बाद वो आखिरकार बाहर की दुनिया की ताज़ा हवा में सांस ले सकता है। तभी जोम उसे रुकने के लिए आवाज़ देता है। वो बच्चे को एक चिट्ठी थमाता है और बताता है कि बूढ़े ले ने उसके लिए फन्या सिटी की शिन फैमिली में इंतजाम किया है, जो उसका नया घर होगा। वहाँ लोग उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ख्याल रखेंगे और उसकी फियोंसे भी उसका इंतजार कर रही होगी। फियोंसे का जिक्र होते ही फोंग युआन उलझन में जम जाता है। वो अपना सिर टेढ़ा करता है और पूछता है, क्या फियोंसे खाने की कोई लजीज चीज़ है? जोंग अपने माथे पर चिड़चिड़ाहट की लकीरों के साथ उसे धैर्यपूर्वक ये बात समझाता है। फियोंसे बस परिवार की एक नई सदस्य है, एक तरह की बहन जिसका नाम शन्यचू है। दरवाजे के बाहर उनके लिए एक बेहद अजीब गाड़ी इंतजार कर रही है। कार की बॉडी पर घने और रहस्यमयी रून्स बने हुए हैं जो बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए है। जोंग ड्राइवर को कैश का एक बंडल थमाता है और उसे मंजिल बताता है, शिन हाउस। ड्राइवर पैसे लेता है और एक्सेलरेटर दबाता है,
जिससे कार फन्या सिटी की ओर तेजी से दौड़ पड़ती है। पीछे की सीट पर बैठा बच्चा अपनी पोटली को खंगालने लगता है। जैसे ही वो उन 5 टोकन्स को देखता है, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता आ जाती है। वो सोच रहा है कि उसके दादा के मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इन चीजों में उसके असली माता पिता के सुराग छिपे हैं। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की थी, और हालांकि टोकन अब उसके हाथ में है, बच्चे को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि उन्हें ट्रेस कैसे करना है। वो उन चीजों को सावधानी से रख देता है और उसकी नज़र अचानक ठंडी हो जाती है। माता पिता को ढूंढना इंतजार कर सकता है, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता कुछ ज्यादा ही निजी है। उसे उस मास्टरमाइंड को ढूंढना है जिसने उसके दादा को मारा था। उसका इरादा उस आदमी और उसके पूरे परिवार के दिल चीरकर बाहर निकालने का है, बस ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई अंदर से काले हैं। वो मॉडिफाइड प्रिजन व्हीकल हाईवे पर दहाड़ती हुई जा रही है, उसका इंजन गर्जना कर रहा है। वीराने में ये एक अकेली और शक्तिशाली आवाज है। करीब 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद सड़क की हालत अचानक खराब होने लगती है, जो बिखरे हुए पत्थरों और जंगली घास का ढेर बन गई है। शहर की ओर जाने वाले हाईवे के एंट्रेंस पर अचानक कई टूटी फूटी काली सिडान्स दिखाई दी हैं, जो टूटे हुए शीशों और खून के धब्बों के बीच रास्ता रोके खड़ी हैं। सड़क के बीच में 2 परेशान लोग खड़े हैं, जो पागलों की तरह अपने हाथ हिला रहे हैं। एक खूबसूरत युवती है जिसके पास ब्लू लाइट फायर आर्म है। दूसरा सूट पहने हुए एक कद्दावर आदमी है जो पसीने से तरबतर है। ड्राइवर अचानक ब्रेक्स मारता है, जिससे टायर सड़क पर घिसते हुए एक चुभने वाली आवाज निकालते हैं। वो खिड़की नीचे करता है और अपनी पिस्टल पर हाथ रखे हुए गुस्से में उन्हें घूरता है। ये एक डीमन सप्रेशन प्रिजन व्हीकल है, जो मदद मांगने के लिए सही जगह तो बिल्कुल नहीं है। वो आदमी जिसका नाम बॉडीगार्ड शाओ हैंग है, अपने पीछे मलबे की ओर कांपती हुई उंगलियों से इशारा करता है। वो शिकार पर निकले थे जब उनका सामना किसी भयानक चीज से हुआ। इविल स्पिरिट्स ने उन पर हमला किया और उनके साथ के सभी लोग मारे गए। वो शहर तक लिफ्ट की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि यंग फैमिली ड्राइवर को इसके लिए अच्छा इनाम देगी। ड्राइवर के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। अभी तो दिन का उजाला है, आखिर वो गंदी चीजें इस वक्त बाहर कैसे हो सकती हैं। योंगचिंग अपने चेहरे से कालिक पोंछती है, उसकी आवाज कांप रही है जब वो बताती है कि ये कोई साधारण स्पिरिट्स नहीं है, बल्कि म्यूटेटेड शैडो डीमंस का एक झुंड है। वो उसे बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल उन्हें भगा दिया गया है। बॉडीगार्ड शाओ हैंग अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहता है कि उनकी गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं और वो शहर से कोसों दूर हैं। अगर वो अंधेरा होने से पहले वापस नहीं पहुंचे तो समझो वो मर गए। हालांकि ड्राइवर अभी हाँ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके बजाय वो पिछली सीट की ओर मुड़ता है और उस बच्चे की मंजूरी मांगता है। उसके लिए जेल से अभी निकला ये 8 साल का बच्चा किसी भी स्पिरिट से कहीं ज्यादा डरावना है। फोंग युआन अपनी रोज रिंग से खेल रहा है और बस इतना कहता है कि अजनबियों को अंदर आने दो, क्योंकि वे भी उसी दिशा में जा रहे हैं। राहत की सांस लेकर ड्राइवर मदद के लिए बाहर निकलता है। फोंग युआन भी बाहर आता है और अपनी भारी पोटली को ट्रंक में डाल देता है ताकि कैबिन में थोड़ी जगह बन सके। उधर योंगचिंग पास ही पलटी हुई एक लग्जरी कार की तरफ चिल्लाकर अपनी बहन को बताती है कि उन्हें एक सवारी मिल गई है और अब वे आखिरकार घर जा सकते हैं। गाड़ी के टूटे हुए दरवाजे को धक्का देकर एक गोरा और खूबसूरत हाथ बाहर आता है और एक औरत धीरे से बाहर निकलती है। ड्राइवर की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वह हकलाते हुए नाम लेता है, योंग काइवे, जो फन्या सिटी की एक चलती फिरती लेजेंड है। हमें पता चलता है कि महज 12 साल की उम्र में ही उसने एक टॉप टियर स्पिरिचुअल स्टेट हासिल कर ली थी। उसे पर्पल गोल्ड डाओ एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है और उसे देवताओं की असली चहेती माना जाता है। 18 साल की होते होते उसने महानता हासिल कर ली थी। वह कल्टीवेशन के चौथे बड़े रेल्म ट्रैंक्विल माइंड तक पहुंच चुकी है और उसने अपने स्पिरिचुअल श्राइन के भीतर एक न्यू लाइफ फैंटम को जन्म दे दिया है। ऐसा टैलेंट पूरे ड्रैगन किंगडम में बहुत कम देखने को मिलता है। वह वहां शांति से खड़ी है। उसके आसपास एक आईसी ऑरा है जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। लड़का उसे देख रहा है और अपने मन में सोचता है, यह खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इसके चेहरे के भाव कुछ ज्यादा ही ठंडे हैं। तभी योंगचिंग पास आती है और अपनी स्पीयर को ट्रंक में फेंक देती है। वह मजाक में लड़के का सिर थपथपाती है और उसे छेड़ते हुए कहती है कि उसकी बहन आसमान का एक फीनिक्स है जो उस जैसे छोटे बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। वह उसकी बात अनसुनी कर देता है और वापस कार में चढ़ जाता है। जल्द ही गाड़ी के अंदर काफी भीड़ हो जाती है क्योंकि नए यात्री अंदर आ जाते हैं। बॉडीगार्ड शाओ हैंग आगे वाली सीट पर बैठता है और उसकी आंखें खिड़की पर टिकी हैं। लड़के को पीछे दाईं तरफ खिड़की के पास वाली जगह पर दबा दिया गया है। योंगचिंग उसके बगल में बैठी है और बिल्कुल बाईं तरफ बर्फीली योंग काइवे है। गाड़ी एक दहाड़ के साथ शुरू होती है और वे तेजी से उस जगह से दूर निकलने लगते हैं। लड़का अपना सिर झुकाता है और योंग काइवे के कंधे को घूरने लगता है। वहां उसे डार्क एनर्जी की एक धुंधली सी लहर दिखाई देती है। वो जख्मी है। लड़का एक मासूम सी आवाज में बोलता है और चेतावनी देता है कि ये निशान ईविल स्पिरिट्स द्वारा छोड़ा गया एक पॉइजन है। अगर सूर्यास्त से पहले इसका इलाज नहीं किया गया तो वह अपनी आधी जान गंवा देगी। योंग काइवे अपनी आंखें बंद रखती है।
उसकी पलकें तक नहीं झपकती। लेकिन योंगचिंग खुद को संभालती है और पूरी उत्सुकता से पूछती है कि क्या ये छोटा लड़का मेडिसिन के बारे में कुछ जानता है। वह पूरी तरह से गंभीर होकर सिर हिलाता है और समझाता है कि उसे सिस्टर सू ने ये सिखाया है। उन्होंने उससे कहा था कि ऐसे घाव के लिए सबसे पहले खून बहना रोकना चाहिए। योंगचिंग उसे छेड़ती है और पूछती है कि क्या ये सिस्टर सू उसकी मास्टर है। लड़का मना कर देता है और समझाता है कि वो उन्हें इस नाम से नहीं बुलाता क्योंकि वे उसके सम्मान का बोझ नहीं उठा पाएंगी। उसने उनसे ये सब तब सीखा था जब वो प्रिजन में था, क्योंकि वही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। ये सुनकर योंगचिंग एक पल के लिए ठिठक जाती है और फिर इतना जोर से हंसती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिजन? वो पूछती है कि क्या अपने माँ बाप से मिलने वहां जाने के कारण उसे कोई वहम हो गया है। वह शांति से उसकी ओर देखता है और अपना परिचय देता है। मैं फोंग युआन हूँ, वह लड़का जिसकी सजा अभी अभी पूरी हुई है। वह किसी से मिलने नहीं गया था, उसे आज ही रिहा किया गया है। ये सुनकर गाड़ी में मौजूद हर कोई उसकी ओर मुड़कर देखने लगता है। सबकी आंखों में हैरानी और सदमे का मिला-जुला भाव है। योंगचिंग अपनी हंसी रोकती है और धीरे से पूछती है कि उसने आखिर ऐसा क्या क्राइम किया होगा। लड़का मुस्कुराते हुए अपने छोटे सफेद दांत दिखाता है और जवाब देता है, मर्डर। वह समझाता है कि उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसने बस उन सबको पहले ही मार दिया। आखिरकार योंग काइरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी ओर एक ठंडी और तीखी नजर डालती है। इसे महज एक कहानी समझकर योंगचिंग बात को आगे बढ़ाती है और पूछती है कि उसके जैसा बड़ा विलन आखिर फन्या सिटी में क्या करने जा रहा है। वह बहुत गंभीरता से जवाब देता है कि वह अपनी मंगेतर शैनिचू को ढूंढने जा रहा है। वह बताता है कि अंकल डोंग ने उससे कहा था कि वह वहां उसका इंतजार कर रही होगी। इस बार तो योंगचिंग अपना आपा ही खो देती है और हंसते हुए अपनी जान थपथपाने लगती है। मंगेतर? और वो भी शिन फैमिली की बड़ी बेटी शैनिचू। वह मजाक उड़ाती है कि वह अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और अभी से पत्नी के बारे में सोच रहा है। वह सोचती है कि आज के ज़माने में भला अरेंज मैरिजेस कौन करता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जानता भी है कि शैनिचू कौन है। वो फन्या सिटी का एक कांटों भरा गुलाब यानी थॉनी रोज है, जिसके आशिकों की लाइन शहर के दरवाजे तक लगी रहती है। फोंग युआन कुछ नहीं कहता, वो बस खिड़की के बाहर से गुजरते पहाड़ों को देखता रहता है। योंग काइरे एक ठंडी आह भरती है और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने का फैसला करते हुए। गाड़ी ढलते सूरज की रोशनी में तेजी से दौड़ रही है और रोशनी से चमकते फन्या सिटी के करीब पहुंच रही है। योंगचिंग हैरानी से फोंग युआन को देख रही है। एक लंबी खामोशी के बाद वो पूछती है कि क्या जेल में रहने की वजह से उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगे हैं। उसके लिए फोंग युआन और शैन्यूचू का साथ होना किसी मजाक से कम नहीं है। शैन्यूचू उसकी बहन के साथ शहर की 2 सबसे बड़ी सुंदरियों में से एक है। वो 22 साल की है, यानी इस लड़के से पूरे 14 साल बड़ी। वो उसे बताती है कि ऐसी औरत को अपनी मंगेतर कहना मजाक की भी एक हद होती है। आराम कर रही योंग काइरे को इस बेतुकी बात पर गुस्सा आता है। वो एक बार फिर अपनी आंखें खोलती है और इस बार उसकी नज़र में नफरत साफ झलक रही है। योंग काइरे सोचती है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही ये लड़का बकवास से भरा हुआ है। अंकल डोंग ने उसे शुन हाउस में जगह दिलाने के लिए भेजा था, न कि खुद का तमाशा बनाने के लिए। वह अपनी बाहों में मौजूद उस बड़ी पोटली को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक डरावनी सच्चाई है जो बताती है कि वह मजाक नहीं कर रहा। वह सोचता है, अंकल शिन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। उसके दादाजी ने भी कहा था कि शैनिचू उसकी मंगेतर है और अंकल डोंग ने तो उसे एक लेटर भी दिया था जिसमें लिखा था कि पहुंचते ही वे शादी कर सकते हैं। सच तो यह है कि लड़के को इस बात पर पूरा यकीन है। अचानक गाड़ी में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। योंगचिंग और शो हैंग एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को यकीन है कि जेल के उन 5 दरिंदों की बातों ने इस बच्चे को पागल कर दिया है। तभी अचानक वीराने में ब्रेक्स की तेज आवाज गूंजती है। उस झटके से पीछे बैठे तीनों यात्री जोर से आगे की ओर गिरते हैं। योंगचिंग अपना माथा सहलाती है और ड्राइवर पर चिल्लाती है कि वह गाड़ी कैसे चला रहा है। ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़े हुए हैं कि उसके जोड़ सफेद पड़ गए हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो बताता है कि आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है। वे सब ऊपर देखते हैं और उन्हें 100 मीटर दूर एक खौफनाक नजारा दिखता है। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े से ढका एक बड़ा ट्रक खड़ा है। उसके कार्गो होल्ड पर गहरे लाल रंग के सिल्स बने हुए हैं जो सूखे हुए खून की तरह दिख रहे हैं। ढलते सूरज के नीचे उस नज़ारे से खून की भारी गंध आ रही है। ट्रक के ऊपर 10 हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं जिन्होंने काले रंग के ट्रेनिंग सूट्स पहने हुए हैं। उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हैं और वे गाड़ी को एकटक घूर रहे हैं। उनका नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसका चेहरा जख्मों से भरा है और एक गहरा निशान तो उसके माथे को काट रहा है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके सिर के पीछे तैरता एक श्राइन का सुनहरी फैंटम है। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। उस श्राइन के अंदर एक छोटी सी सफ़ेद चेहरे वाली मूर्त बैठी है जिसके हाथ में एक घूमती हुई स्पिरिचुअल एलिक्सिर है। ये शक्ति का वह प्रदर्शन है जो बहुत ऊंचे स्तर के कल्टीवेशन का संकेत देता है। शाओ हैंग पूरी तरह घबराकर चिल्लाता है। ये देखकर कि एलिक्सर प्रकट हो चुका है, योंग काइवे और उसकी बहन के चेहरे एक पल में सफ़ेद पड़ जाते हैं। वे स्टार सोसाइटी से हैं। योंग काइवे अपने दांत पीसती है और सीट को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। उन्हें इसी चीज़ की सबसे कम ज़रूरत थी। योंगचिंग की आवाज़ में एक सिसकी है और वह उस दरिंदे की पहचान जंग शीहे के रूप में करती है।
वो सोचती है कि उन्होंने यहाँ तक उनका पीछा कैसे कर लिया। स्टार सोसाइटी हमेशा से योंग परिवार के पर्पल गोल्ड चावल को चुराना चाहती थी। ऐसा लगता है कि जिस ग्रुप ने पहले उनके काफिले पर हमला किया था वे भी इसी योजना का हिस्सा थे। शाओ हैंग पसीने से तरबतर है, उसकी तलवार की मूठ पर उसके हाथ कांप रहे हैं। इस स्तर के मास्टर का सामना करते हुए वो जानता है कि उनके बचने की उम्मीद न के बराबर है। वो जानता है कि अगर कार में मौजूद सभी लोग मिलकर भी लड़ें तो भी वे एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। इस बीच फोंग युआन उस ट्रक वाले आदमी को बड़ी मासूमियत और उत्सुकता से देख रहा है। वो सोचता है कि उस आदमी के सिर के पीछे एक छोटा सा चमकता हुआ घर क्यों है, और ये भी गौर करता है कि उसके अंदर बैठा छोटा इंसान काफी बदसूरत है। जाहिर है इस वक्त किसी का भी उसे जवाब देने का मूड नहीं है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और तभी जांग सी है ट्रक के ऊपर से छलांग लगाता है। वह जमीन पर इतनी जोर से गिरता है कि सड़क फट जाती है। उसके पैरों के नीचे सड़क पर दो बड़े गड्ढे बन जाते हैं। जांग शी है चिल्लाकर योंग काइवे से कहता है कि वह बुज़दिलों की तरह छुपना बंद करे और पर्पल गोल्ड सीड उसके हवाले कर दे। वह उसे जल्दी मारने का वादा करता है और धमकी देता है कि अगर उसे जबरदस्ती इसे लेना पड़ा तो वह उसकी डिवाइन एसेंस को धीरे धीरे चीर देगा। योंग काइवे एक ठंडी आ भरती है और उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलती है और अपनी चोटों के बावजूद खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर करती है। वह ट्रांसपोर्ट कार के किनारे पर एक जोरदार प्रहार करती है जिससे वह गाड़ी खिसककर युद्ध के मैदान से 100 मीटर दूर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। योंगचिंग घबराकर चिल्लाती है और अपनी बहन को रुकने के लिए कहती है। उसकी डिवाइन एसेंस पहले ही टूटी हुई है, ऐसा एक और बार उसकी आखिरी चाल हो सकती है। इससे पहले ईवल स्पिरिट से उनकी रक्षा करते हुए काइवे के कोर पर गहरा जख्म लगा था। अब वो अपनी असली ताकत का केवल 30% ही इस्तेमाल कर सकती है। वो अपनी बहन का हाथ झटक देती है। उसकी आवाज बर्फीली है और वह उन्हें बताती है कि यहाँ रुकना निश्चित मौत है। वे शाओ हैंग को दूसरों के साथ भागने का निर्देश देती है जबकि वो उन्हें रोक कर रखेगी। उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकती है और वो लकड़ी के श्राइन जैसा फैंटम फिर से दिखाई देता है। उस श्राइन के अंदर एक आकृति बैठी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। वह एक जैड बुद्धा है जिसके हाथ में एक राजदंड है, लेकिन उसके सिर से लेकर पैर तक एक बारीक दरार है जिससे काली और खतरनाक ऊर्जा बाहर निकल रही है। यह पौराणिक पर्पल गोल्ड सीड है जो मेपल लीफ सिटी की शक्ति का शिखर है। काइवे आगे बढ़ती है और उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत चकनाचूर हो जाती है। वह बैगनी रोशनी की एक लकीर में बदल जाती है और जांग शी है की ओर बढ़ती है, जबकि उसके श्राइन से हजारों तीखी सोड औरज रास्ता रोकने के लिए निकलती है। जांग शी है पागलों की तरह हंसता है। उसके सिर के पीछे मौजूद उस छोटी मूलत की आंखें खुल जाती हैं और उसके हाथ में मौजूद स्पिरिचुअल एलेक्सर पूरी ताकत के साथ आगे की ओर फेंका जाता है। दोनों ताकतें हवा में टकराती हैं जिससे एक इतना भयानक शॉक वेव पैदा होता है कि सड़क किनारे खड़ी पुरानी गाड़ियां पलट जाती हैं। ये पूरी तरह से तबाही का मंजर है। पहले से ही अपने पुराने जख्मों की वजह से कमजोर पड़ चुकी योंग काइवे के लिए ये प्रहार बहुत ज्यादा है। उसके मुंह से खून की एक धार निकलती है और वह हवा में पीछे की ओर उड़ जाती है। वह जोर से जमीन पर गिरती है। जांग शी है बहुत तेज है और पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है और उसे अपने भारी हाथ से दबोच लेता है। वह बेरहमी से अपनी कलाई घुमाता है और काली ऊर्जा का एक झटका उसकी टांग के आर पार हो जाता है। वह आदमी उसकी तकलीफ का मजा ले रहा है। वह उसका मजाक उड़ाता है और मानता है कि सीट के टूटे होने के बावजूद एक बार झेल लेना काबिल ए तारीफ है, लेकिन आज उसकी सारी शक्ति उसकी होने वाली है। गाड़ी के अंदर शाह हैंग के हाथ कांप रहे हैं, फिर भी उसकी आंखों में अचानक एक उम्मीद जागती है जब वो उस लड़के को देखता है। वह योंगचिंग से कहता है कि अगर फोंग युआन कह रहा है कि वो उस आदमी को मार सकता है तो वो सच में कर सकता है। अगर वे उसकी बहन को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उससे पैसे देने होंगे। योंगचिंग अपनी बहन को जमीन पर गिरते हुए देखती है और उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। वह चिल्लाती है कि वह उसे बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगी। फोंग युआन अपनी एक उंगली ऊपर उठाता है और उसकी आवाज बहुत ही मासूम लगती है जब वो सूप खरीदने के लिए 10,000 युआन मांगता है। योंगचिंग बेबसी में अपने होंठ काटती है। वह सौदा पक्का करने के लिए 1,00,000 युआन देने की पेशकश करती है। इससे पहले कि लड़का सिर भी हिला पाए वह जल्दी से अपना मन बदल लेती है और कीमत और बढ़ा देती है। वह अपने गले से एक पारभासी हरे रंग का जैड पेंडेंट निकालती है और उसे फोंग युआन के छोटे से हाथ में थमा देती है। वह समझाती है कि ये योंग परिवार की एक निशानी है जिसकी कीमत 10 लाख है और वह इसे डिपॉजिट के तौर पर दे रही हैं। वह वादा करती है कि अगर वह उसकी बहन को बचा लेता है तो शहर वापस पहुंचने पर वह उसे और भी कैश देगी। अपनी हथेली में उस ठंडे जेड को महसूस करते हुए लड़का मुस्कुराता है और अपने सफ़ेद दांत दिखाता है। वह काम स्वीकार कर लेता है और बिना किसी घबराहट के गाड़ी से बाहर निकल आता है। आगे जांग शीहे ने पहले ही योंग काइवे के सीने पर पैर रखकर उसे दबा दिया है। उसके श्राइन में मौजूद डेमोनिक आइडल अपना मुंह चौड़ा खोलता है और उसके सिर के ऊपर लार टपकाता है। वह विलेन आखिरी वार करने के लिए तैयार है और उसे मरने के लिए कहता है। ये एक बहुत ही खौफनाक पल है, या कम से कम ये वैसा होता अगर हमारा नन्हा हीरो हरकत में ना आया होता। अचानक फोंग युआन सीधे जांग शीहे के सामने प्रकट होता है, महज एक कदम में 100 मीटर की दूरी तय करते हुए। शाओंग कार के अंदर से उस लड़की के आफ्टर इमेज को देख रहा है। उसकी सांसें अटकी हुई हैं
उसे एहसास होता है कि उसने पहले कोई गलती नहीं की थी। बच्चे की स्पीड देखकर लगता है कि वो सच में स्पिरिट एलेक्सर रेल में हो सकता है। उधर फोंग युआन देख रहा है कि उस आदमी का डिवाइन फीटस कितना बदसूरत है। वो अपनी मीठी और ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या इतनी गंदी चीज पैसों के लिए बेची जा सकती है। पीछे से आती उसकी आवाज सुनकर जोंगशिया सदमे में जम जाता है। वो आदमी झटके से पीछे मुड़ता है और बच्चे को 2 हिस्सों में काटने के लिए ब्लैक एनर्जी का एक ब्लेड चलाता है। हमला पास आता देख फोंगयुअन पलक तक नहीं झपकाता। उसका छोटा सा हाथ आगे बढ़ता है और जंग शिहाई श्राइन के फैंटम को छू लेता है। वो शांति से कहता है कि उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया है कि ऐसी आदमखोर चीजों को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। उसके नन्हे हाथ के एक हल्के से दबाव के साथ हवा में एक जोरदार दरार की आवाज गूंजती है। वो श्राइन फैंटम, जिसे बहुत ज्यादा ताकत सहनी चाहिए थी, एक कमजोर क्रैकर की तरह चकनाचूर हो जाता है। जांग शिहाई का डिमोनिक आइडल एक दर्दनाक चीख मारता है और काली धुंध में गायब हो जाता है। और देखते ही देखते खतरा खत्म होने लगता है। जान शिहाई की आंखें बाहर निकल आती हैं क्योंकि वो अपने अंदरूनी अंगों के टुकड़ों के साथ खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। एक कल्टीवेटर के तौर पर उसकी जिंदगी अब खत्म है। इससे पहले कि वो आदमी पूछ सके कि वो कौन है, फोंग युआन उसकी कमर से मनी पाउच छीन लेता है और उसके माथे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। एक भारी आवाज आती है। इतने घमंडी विलन के लिए यह सच में एक बेहद मामूली अंत था। क्यों? आप भी यही मानेंगे ना? वो लड़का कार की तरफ मुड़ता है और योंगचिंग को देखकर एक मासूम सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है। वो पूछता है कि क्या वो बाकी बचे हुए लोगों को भी मार दे। इधर ट्रक के पास खुले मैदान में योंग काइवे अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है। कुछ तो इतने गहरे हैं कि हड्डियां तक दिख रही हैं। यहाँ तक कि उसके श्राइन के अंदर मौजूद डिवाइन फीटस से भी टूटने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। वो सच में मौत के दरवाजे पर खड़ी है। वो आवाज उसकी जिंदगी की बुनियाद है। अगर उसका डिवाइन फीटस टूट गया तो वो पूरी तरह तबाह हो जाएगी या फिर सदमे से वहीं दम तोड़ देगी। विलन जोर से हंसता है। हाँ योंग काइवे। उसे हारता देख वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो उसका नाम फिर से पुकारता है और उसकी इस हार का मजा ले रहा है। योंग काइवे सिर्फ खौफ से देख सकती है क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उस पल का बोझ बहुत भारी है और हवा में तबाही की गंध महसूस की जा सकती है। वो बार बार उसका नाम एक मंत्र की तरह दोहराता है, योंग काई, योंग काई। उसे अपनी आखिरी हद तक पहुंचते देख वो एक क्रूर ताना मारता है। वो दावा करता है कि उसने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर वो ओल्ड 5 को हमला करने का हुक्म देता है। उसे यकीन है कि वो बच्चा अब धूल में मिल जाएगा। जांगशी ही मुस्कुराते हुए मन ही मन योंग फैमिली की दौलत बांटने का सपना देखने लगता है। दूसरी तरफ योंग काइवे चिल्लाकर उस लड़के को भागने के लिए कहती है। उसकी आंखों में हताशा साफ दिख रही है। वो उस तक पहुंचने के लिए अपनी बची कुछ एनर्जी लगाती है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ खाली हवा लगती है। उस जबरदस्त सॉर्ड एनर्जी का सामना करते हुए हमारा छोटा हीरो कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो छिपता नहीं है। इसके बजाय वो अपने हाथ पीछे बांध लेता है और आराम से ओल्ड 5 की तरफ टहलने लगता है। उसके हर कदम के साथ जमीन कांपती हुई महसूस होती है। योंग काइवे घबराई हुई है, लेकिन उसी पल कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो बड़ी लापरवाही से हाथ हिलाता है जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। वो शॉर्ट स्ट्राइक्स जो पत्थर को भी काट दें, उसके छोटे और साफ हाथों से बस एक तरफ झटक दी जाती हैं। वो एनर्जी पास की चट्टानों से टकराकर धूल का गुबार बना देती है। फिर उसका साया धुंधला हो जाता है और वो एक भूतिया परछाई की तरह हिलता है। वो नामुमकिन स्पीड से सीधा ओल्ड 5 के सामने पहुंच जाता है। उस आदमी की चीख निकल जाती है। क्या डर के मारे उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके सिर के पीछे वाला श्राइन फैंटम जोर जोर से हिलने लगता है। इससे पहले कि वो बच्चे की चाल को समझ पाता, हवा में ब्लेड लाइट की एक तेज चमक कौंधती है। बिना किसी रुकावट के ओल्ड 5 का सिर कटकर हवा में हो जाता है और खून का फव्वारा 3 मीटर ऊंचा उछलता है। बिना सिर वाला शरीर अपनी गति की वजह से कुछ मीटर और आगे बढ़ता है और फिर धड़ाम से मिट्टी में गिर जाता है। कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़कता है। चेहरे पर वही खौफ जमा हुआ है, जबकि उसके पीछे का श्राइन फैंटम कांच की तरह बिखर जाता है। वो बस राख बनकर रह जाता है। हमारा नन्हा हीरो अपने पैक से निकाली हुई एक ब्लैक वॉर स्वॉर्ड पकड़े खड़ा है। उसकी ब्लेड इतनी चिकनी है कि उस पर खून की एक बूंद तक नहीं टिकी। पीछे मुड़कर योंग काइवे को एक प्यारी सी मुस्कान देता है और कहता है, एक तो गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। कार के अंदर मौजूद योंगचिंग और शाओ हैंग समेत हर कोई सन्न है। आखिर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक स्पिरिट एलेक्सर मास्टर को 8 साल से भी कम उम्र का बच्चा इतनी आसानी से मार देगा। वो अपनी नज़र जोंगशी है और बाकी लोगों की तरफ घुमाता है और अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। अभी 9 बाकी हैं। जोंगशी है आखिरकार सदमे से बाहर आता है। गुस्से में उसका चेहरा सफ़ेद से बिल्कुल काला पड़ जाता है। उसकी शक्ल नफरत से बिगड़ जाती है और वो चिल्लाता है कि उस लड़के को मार डालो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। बाकी बच्चे 8 स्टार सोसाइटी एक्सपर्ट्स एक साथ दहाड़ते हैं और अपने श्राइन फैंटम्स को बुलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके श्राइन्स में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ तलवार, भाले और लाठी जैसे ठंडे हथियार हैं। वो 8 फैंटम्स मिलकर मारने के इरादे की एक खौफनाक लहर बनाते हैं जिससे हवा भारी हो जाती है। वो हमला करते हैं और उनकी डिवाइन लाइट तेजी से चमकती है।
बेशुमार सोर्ड एनर्जी और ब्लेड लाइट की लहरें फोंग युआन की तरफ किसी तूफान की तरह बढ़ती हैं। यांग काइरे अपनी चीख रोक नहीं पाती और उसे सावधान रहने को कहती है। उसकी जान हलक में है, लेकिन उसके शब्द निकलते ही जो नज़ारा दिखता है वो उसकी सांसें रोक देता है। बच्चे का साया धुंधला होता है। कई आफ्टर इमेजेस के बीच बस कुछ तेज सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई दी हैं। वो काली बिजली की तरह उन 8 एक्सपर्ट्स के बीच से गुजरता है। सिर्फ 1 सेकंड में वो दूरी तय करके जंग शी है से 3 मीटर दूर खड़ा हो जाता है और अपनी मुस्कान के साथ तलवार वापस रख देता है। वो उस आदमी से पूछता है, क्या अब सिर्फ आप ही बचे हैं? उसके पीछे वो 8 स्टार सोसाइटी एक्सपर्ट्स अपनी हमला करने वाली पोजीशन में ही जम गए हैं, जैसे गिरे हुए ब्लॉक्स हों। एक एक करके वो सब मिट्टी में ढेर हो जाते हैं और उनका खून हाईवे को लाल कर देता है। योंग काइरे फिर से दंग है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि उसने अभी क्या देखा। इधर जांग शी है की आंखें सुई की नोक जैसी छोटी हो जाती हैं। उसके शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो जाता है और एक अनजाना डर उसे घेर लेता है। योंग काइरे देख नहीं पाई, लेकिन एक मास्टर होने के नाते उसने सब कुछ देखा था। उस एक पल में फोंग युआन ने 8 बार वार किया। हर वार ने एक गर्दन को इतनी तेजी से काटा जो इंसान के बस की बात ही नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसे भागना होगा, वरना वो मारा जाएगा। जांग शी ही की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स पागलों की तरह उसे भागने को कह रही हैं। बिना सोचे समझे वो अपनी एसेंस ब्लड को जलाता है ताकि वो अपने सबसे ताकतवर नेटल स्पिरिट एलेक्सर को बुला सके, जो एक लोहे के रंग का गोला है, और उसे आगे फेंकता है। वो स्पिरिट एलेक्सर हवा में फट जाता है और हजारों काली एनर्जी की लकीरों में बदल जाता है ताकि फोंग युआन की नज़र धुंधली हो सके। इस मौके का फायदा उठाकर जांग सी है अपनी एड़ी के जोर पर उछलता है और एक धुंधली परछाई बनकर दूर भागने लगता है। सिर्फ 2 सेकंड्स में उसने 300 मीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर ली है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, स्पीड तो तुलना की चीज़ है। फोंग युआन की भूतिया आवाज़ हवा में तैरती हुई आती है। भागने की कोशिश करने वाला छोटा सुअर बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। इससे पहले कि जुंग शी है पलक झपकाता, वो उस छोटे बच्चे को अपने रास्ते में एक साये की तरह खड़ा पाता है। जीन शी है एक हताश दहाड़ मारता है और उसे रास्ते हटने को कहते हुए एक पंच मारता है। फोंग युआन हिलता तक नहीं। उसके दाएं हाथ से रोशनी की एक चमक निकलती है और फिर उसका साया दोबारा धुंधला होकर योंग सिवे के पास लौट आता है, जैसे वो कभी वहां से हिला ही ना हो। जांग शी हाई अपनी गति की वजह से 50 मीटर और आगे दौड़ता है और फिर अचानक रुककर खौफ से अपने हाथों को देखने लगता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन गले से सिर्फ घबराहट भरी आवाज निकलती है। वो नीचे देखता है तो पाता है कि उसकी दोनों हथेलियां कलाई से कट चुकी हैं। वो पीछे मिट्टी में पड़ी है। फिर अचानक उसकी गर्दन, छाती और माथे पर खून की लकीरें उभरने लगती हैं। अगले ही पल उस ताकतवर स्पिरिट एलेक्सर मास्टर का शरीर बिखर जाता है और सड़क पर अवशेषों का ढेर बन जाता है। अपनी आखिरी घड़ी में भी उसकी आंखों में एक ही सवाल था कि उसके जैसा मास्टर एक वार भी कैसे नहीं झेल पाया। फोंग युआन शांति से अपनी वॉर सोर्ड वापस रखता है और अपनी नन्ही उंगलियों पर जमीन पर पड़ी लाशों को गिनने लगता है। 1 2 3 9 10। हाँ, गिनती बिल्कुल सही है। वो हैरान खड़ी योंग काई की तरफ मुड़ता है और खुशी से अपना छोटा सा हाथ हिलाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए पूछता है, सिस्टर यांग, क्या मिशन खत्म हो गया? अब हम घर चलें खाना खाने? योंग काइवे सन्न खड़ी है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि उसके पास कहने को शब्द नहीं है। सिर्फ वही सदमे में नहीं है, कार के अंदर योंगचिंग और शाओ हैंग भी पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं। ये स्टार सोसाइटी के एलीट एक्सपर्ट्स थे, स्पिरिट एलेक्सर रेल्म के महारथी, और फिर भी इस बच्चे के सामने 5 सेकंड भी नहीं टिक सके। उनके रिएक्शंस को नजरअंदाज करते हुए फोंग युआन सड़क रोक रहे उस बड़े ट्रक की तरफ बढ़ता है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि ये गाड़ी रास्ते में है। वो ट्रक की तरफ अपना पैर उठाता है और एक मामूली सा किक मारता है। वो भारी भरकम ट्रक किसी खाली टिन के डिब्बे की तरह हवा में उड़ जाता है। तीनों देखने वाले खौफ में हैं, क्योंकि वो गाड़ी हवा में कई मीटर उड़ती हुई एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। रास्ता साफ करने के बाद फोंग युआन अपने हाथ झाड़ता है और अपना बड़ा सा बंडल फिर से कंधे पर रख लेता है। वो फुदकते हुए पिछली सीट पर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या उस जेड पेंडेंट के बदले कैश मिल सकता है। उसे बहुत सारी व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी जो खरीदनी है। कार में फिर से सन्नाटा छा जाता है जब तक कि वो शुन फैमिली एस्टेट पर नहीं पहुंचाते। ओल्ड ले पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों में सिर्फ सम्मान और हैरानी है। वो हकलाते हुए कहता है कि हम शुन रेजिडेंस पहुंच गए हैं। फोंग युआन दरवाजा खोलता है और अपने खजानों से भरा बड़ा झोला पीठ पर लाद लेता है। वो ओल्ड को अलविदा कहता है और वादा करता है कि सेटल होने के बाद अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो वो जरूर कॉल करेगा। ओल्ड बस सिर हिला देता है। वो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर गाड़ी भगाता है और वो पुरानी कार जिस पर रून्स बने थे तेजी से निकल जाती है। अकेला खड़ा फोंग युआन अपने सामने बने मैनर को देखता है। यह शुन फैमिली मैंशन है, एक विशाल हवेली जिसकी दीवारें 3 मंजिला इमारत से भी ऊंची हैं और सामने 2 बड़े काले लोहे के दरवाजे हैं। ऊपर लटके हुए लाल रंग के लैंटर्न्स और उन पर बनी डिफेंसिव फॉर्मेशंस इसे काफी डरावना लुक दे रही हैं। हालांकि जैसे ही वो अपनी छोटी नाक सिकोड़ता है, उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। हवा में सड़ते हुए मांस की हल्की गंध है जिसमें कुछ बहुत ठंडा मिला हुआ है। उसे एक खौफनाक ईविल एनर्जी महसूस हुई है और वो खुद से बड़बड़ाता है कि यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि इस जगह ने कुछ अनचाही आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया है। लगता है शुन फैमिली की किस्मत खराब होने वाली है।
ज़्यादा सोचे बिना वो अपने छोटे पैरों से मुख्य गेट की तरफ बढ़ता है, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही साए में से एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है। वर्दी पहने और कमर पर इलेक्ट्रिक बटन लटकाए वो लड़के को तिरछी नज़रों से देखता है। वो फोंग युआन को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी नज़र उसके फटे हुए कपड़ों और उस भारी झोले पर टिक जाती है। वो पूछता है कि यह छोटा भिखारी कहाँ से आया है और उसे हाथ हिलाकर वहां से भागने को कहता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो कहाँ खड़ा है। ये मेपल लीफ सिटी का शुन फैमिली निवास है, भिखारियों के टहलने की जगह नहीं। फोंग युआन रुकता है और तमीज से बात करता है। वो उसे बड़े भैया कहता है, लेकिन उसके अगले शब्दों में वो वजन है जो गार्ड अभी नहीं समझ पा रहा। वो शांति से कहता है कि अगर वो कहीं और होते तो ये गार्ड अब तक मर चुका होता। एक पल के लिए सन्न रहने के बाद वो आदमी बच्चे की इस हिम्मत पर गुस्से से पागल हो जाता है। उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए फोंग युआन अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ लेटर निकालता है। वो समझाता है कि वो अपने दादा के एक वादे की वजह से परिवार के मुखिया से मिलने आया है। वो दावा करता है कि यहाँ उसकी शादी तय हुई है और गार्ड से कहता है कि उसकी मंगेतर मिस शिनुच को उसके आने की खबर दे। अचानक 3 सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। गार्ड अचानक अपनी जांघ थपथपाता है और मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसने लगता है। वो बार बार मिस शिनुचू का नाम दोहराता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो फोंग युआन पर तंज कसता है कि पहले आईने में अपनी हालत देखो और फिर कहना कि वो 25 साल की जीनियस उसकी मंगेतर है। इतनी छोटी उम्र में वो पहले ही न्यू लाइफ रेल्म के मिड स्टेज पर पहुंच चुकी है, मानो आसमान में उड़ता हुआ कोई असली फीनिक्स हो। गार्ड के लिए ये गंदा सा भिखारी बस ख्याली पुलाव पका रहा है। वो उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल वाली बात हो गई। अचानक उसकी हंसी गायब हो जाती है और चेहरा खतरनाक रूप से सख्त हो जाता है। उसका दावा है कि वो मिस शान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। गार्ड आगे झपटता है। उसका भारी हाथ हवा को चीरता हुआ सीधे लड़के के सिर की तरफ बढ़ता है। वो अपनी आधी ताकत लगाकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है ताकि बच्चा बेहोश हो जाए, लेकिन फोंग युआन बड़ी ही फुर्ती और बिना किसी मेहनत के एक कदम पीछे हट जाता है। हमले से पूरी तरह बचने के बाद लड़के का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो पूछता है कि आदमी इतना बदतमीज क्यों हो रहा है। वो अपनी फियान से मिलने के लिए काफी सीरियस था। आखिरकार वो गार्ड को आखिरी बार चेतावनी देता है कि जाकर उसके आने की खबर दे, वरना वो अपनी शराफत छोड़ देगा। जाहिर है इससे गार्ड का गुस्सा और भी भड़क जाता है। एक 8 साल के बच्चे के हाथों जलील महसूस करते हुए गार्ड फिर से हमला करता है। इस बार वो अपनी दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से चलाता है कि हवा का एक बवंडर सा उठ खड़ा होता है। हम देखते हैं कि फोंग युआन धीरे से आ भरता है और उस आदमी की जिद पर अपना सिर हिलाता है। जैसे वो मुट्ठियां उसकी नाक की नोक को छूने वाली होती हैं, लड़का आखिरकार हरकत में आता है। वो कपड़े के साधारण जूते वाला अपना पैर उठाता है और गार्ड के पेट में एक जोरदार किक मारता है। हवेली के गेट पर एक जोरदार धमाका गूंजता है और वो 200 पाउंड का गार्ड किसी बेजान गुड़िया की तरह हवा में उड़ जाता है, मानो उसे किसी कैनन बॉल की तरह दागा गया हो। उसका शरीर सीधे भारी ब्लैक आयरन गेट से जा टकराता है और उन्हें पल भर में चकनाचूर कर देता है। रफ्तार वहीं नहीं रुकती। वो हवेली के अंदर 100 मीटर दूर तक उड़ता चला जाता है और आखिरकार एक धमक के साथ जमीन पर गिरता है। वो एक दूर की दीवार से इतनी जोर से टकराता है कि वहां एक गहरा गड्ढा बन जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। फोंग युआन शांति से अपनी पतलून से धूल झाड़ता है और बड़ी मासूमियत से बुदबुदाता है कि उसने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि उसे लड़ने के लिए मजबूर न किया जाए। ये शोर इतना तेज है कि जमीन तक हिल जाती है और जल्द ही एक आदमी और एक औरत हवेली के अंदर से भागते हुए आते हैं। आदमी ने एक महंगा सूट पहना है और उसके बाल पीछे की तरफ स्लिक बैक हैं। वो पूरी तरह से एक अमीर प्लेबॉय जैसा लग रहा है, जबकि औरत ने सुर्ख लाल रंग की ड्रेस पहनी है। वो खूबसूरत है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी तलखी है। वो दीवार में धंसे हुए गार्ड को देखते हैं और फिर उस लड़के को। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। औरत पूछती है कि ये जंगली बच्चा कहाँ से आया है और यहाँ तमाशा क्यों कर रहा है। बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसके सिर के पीछे एक डिवाइन लाइट चमक उठती है। हवा में एक डिवाइन श्राइन की धुंधली परछाई यानी फैंटम दिखाई देने लगती है और उस श्राइन के अंदर एक छोटी सी चमकती हुई आकृति बैठी है जिसने एक वेपन पकड़ा हुआ है। वो तलवार पकड़ी हुई छोटी सी आकृति एक खूंखार मर्डरस ऑरा छोड़ रही है और औरत उसे मरने का हुक्म देती है, जिससे श्राइन से सोड एनर्जी का एक तेज वार निकलता है। वो एनर्जी चीखती हुई हवा को चीरती है, लेकिन फोंग युआन बस अपना सिर हल्का सा झुकाता है और वो जानलेवा हमला उसके कान के पास से गुजर जाता है। सच कहें तो उसके रिफ्लेक्सेस खौफनाक हैं। पीछे की डामर वाली सड़क पर एक जोरदार धमाका होता है और वो बीच से फट जाती है, जिससे 5 मीटर लंबी खाई बन जाती है। उस नुकसान को देखकर लड़के की नज़रें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं। वो पूछता है कि क्या शुन फैमिली अपने मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करती है। औरत ये देखकर हैरान है कि उसने हमला चकमा दे दिया, लेकिन वो बस नफरत से हुंकार भरती है। वो उसे बताती है कि ये शुन एस्टेट है और वो कोई मेहमान नहीं है, और दोबारा सोड एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे बाहर निकलने का हुक्म देती है। फोंग युआन मजाक उड़ाते हुए उस ओल्ड आनी से पूछता है कि क्या उसके बड़ों ने उसे तमीज से बात करना नहीं सिखाया। चूंकि और कोई नहीं सिखाएगा, इसलिए वो फैसला करता है कि अब उसे खुद ही उसे सबक सिखाना होगा।
उसकी आवाज़ अभी थमी भी नहीं थी कि औरत की नज़रों के सामने सब धुंधला हो गया। पलक झपकते ही लड़का उसके ठीक सामने खड़ा था। वो डर के मारे पीली पड़ गई। उसे एहसास हुआ कि इसकी रफ्तार नामुमकिन हद तक तेज है। वो पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर भारी हो जाते हैं। फोंग युआन बड़ी आसानी से अपना पैर फंसाता है और उसे बेहद शर्मनाक तरीके से धूल में मुंह के बल गिरा देता है। इससे पहले कि वो उठने की सोच भी पाती, लड़का पहले से ही उसकी पीठ पर बैठ चुका है। वो अपना छोटा सा हाथ उठाता है और ठीक उसी जगह एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। थप्पड़ की गूंज पूरी कोर्टयार्ड में सुनाई देती है। औरत दर्द से चीख उठती है, हालांकि उसकी इज्जत को जो ठेस पहुंची है वो दर्द से कहीं ज्यादा है। उसका चेहरा शर्म के मारे चुकंदर जैसा लाल हो गया है। वो चिल्लाती है कि वो उस छोटे से शैतान को मार डालेगी। उसका दिमाग अंधे गुस्से से भर चुका है। उसके सिर के पीछे वाला श्राइन जोर जोर से कांपने लगता है और उसके अंदर का डिवाइन एम्ब्रियो अपनी आंखें खोल देता है, जिनसे रोशनी की दो खूंखार किरणें निकलती हैं, जो लड़के के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार है। फोंग युआन बस उस डिवाइन एम्ब्रियो को घूरता है और भारी आवाज में पूछता है, किसे देख रहा है? वो उस स्पिरिट को चेतावनी देता है कि अगर उसने इस बदतमीज औरत का साथ दिया तो उसकी भी पिटाई होगी। वो शानदार दिखने वाला डिवाइन एम्ब्रियो अचानक ऐसे थरथराने लगता है मानो उसका सामना अपने सबसे बड़े शिकारी से हो गया हो। लड़की की नजरों के बोझ तले वो कांपने लगता है। वो तुरंत डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर फोंग युआन अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता है और बड़े रूखे तरीके से उस औरत के डिवाइन श्राइन को पकड़ लेता है, मानो वो बोरी में शकरकंद भर रहा हो। वो स्पिरिट को वापस अंदर जाने को कहता है और बाहर निकल रहे एम्ब्रियो को जबरदस्ती वहीं ठूंस देता है जहां से वो आया था। औरत सदमे से पत्थर हो गई है। उसकी आंखों में सिवाय खौफ के कुछ नहीं है। जैसा कि हम सोच सकते हैं, दोपहर के लिए उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसने कभी नहीं सुना था कि कोई किसी डिवाइन एम्ब्रियो को फिजिकली पकड़कर वापस श्राइन में ठूंस सकता है। उसे संभलने का एक मौका भी दिए बिना वो उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मारता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वो मुंह के बल जमीन पर ढेर हो जाती है, पूरी तरह बेहोश। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। बस कुछ ही पलों में लड़ाई खत्म हो गई। सूट पहना हुआ वो सुंदर आदमी पास ही खड़ा सब देख रहा था, हैरानी के मारे जैसे जम गया हो। उसकी अपनी अधूरी चालें धरी की धरी रह गईं। सूट वाले उस आदमी ने मदद करने की सोची थी, लेकिन उस लड़के को उस औरत के साथ वैका ओल खेलते देख उसकी रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके गले से एक शब्द नहीं निकला। फोंग युआन बस वहीं खड़ा रहा और अपने छोटे हाथों से धूल झाड़ने लगा। उसने जमीन पर पड़ी लाल कपड़ों वाली बेहोश औरत को देखा और नफरत से अपना मुंह बनाया। पास ही सूट वाला सुंदर आदमी चुन पोंग पीला पड़ चुका था। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने पहले तो चिन फैमिली के बड़े पोते के तौर पर रौब दिखाने का सोचा था, लेकिन फोंग युआन की ताकत देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। इसके बजाय उसने तुरंत एक नकली मुस्कान चेहरे पर ओढ़ ली। वो थोड़ा झुका, लड़की की काबिलियत की तारीफ की और अपना परिचय चुन पोंग के रूप में दिया, और फिर उस नन्हे हीरो का नाम छा। फोंग युआन ने अपने कपड़ों से एक मुड़ा तोड़ा लेटर निकाला और उसे थमा दिया। उसने अपनी मासूम आवाज में बताया कि उसका नाम फोंग युआन है और वो यहाँ अपनी फियांस को ढूंढने आया है। उसने आगे कहा कि ग्रैंडपा शिनगोंग ने उसे ये लेटर दिया था ताकि वो इसे चिनांची तक पहुंचा दे। चिनपोंग ने वो लेटर लिया। उसे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। लिफाफा बहुत पुराना और सादा था, जिस पर सिर्फ 3 बड़े और शानदार अक्षर लिखे थे, मेपल लीफ शहर के चिन शांची। ये नाम यहाँ के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता था। चिन शांची खुद उन पुरखों के बराबर थे जो चुन फैमिली के इकलौते स्तंभ थे, और यहाँ तक कि बीटी वर्शिपर एसोसिएशन भी उनका पूरा सम्मान करती थी। कोई लापरवाही न बरतते हुए चुन पोंग ने वो लेटर खोला। उसकी सूरत देखते ही देखते बेहद गंभीर हो गई। उसने छोटे लड़के को इंतजार करने को कहा, क्योंकि यह मामला उसकी हैसियत से बाहर था। माथे से पसीना पोंछते हुए शिनपोंग उस लेटर को लेकर हवेली के अंदर भागा। थोड़ी देर बाद ही गलियारों में तेज कदमों की आवाज गूंजी। शिनपोंग 2 आदमियों के साथ वापस आया। उनका नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने सलेटी रंग का चोगा पहना था और उसके चेहरे पर एक रौबदार अंदाज था। उसके बगल में सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी चल रहा था जिसने काले रंग का ट्रेडिशनल सूट पहना था और उसकी आंखें बेहद ठंडी और तेज थीं। इन दोनों के पीछे डिवाइन श्राइन्स की धुंधली परछाई चमक रही थी। ये साफ इशारा था कि वो हाई रैंकिंग डेटी वर्शिपर्स थे। मामला अब गंभीर होता जा रहा था। वो अधेड़ उम्र का आदमी पास आते ही जोर से हंसा और उसका स्वागत किया। हालांकि उसकी आंखें लड़के को ऐसे देख रही थीं मानो वो कोई अजूबा हो। चुनपोंग ने उस आदमी का परिचय चुनहांग के रूप में कराया, जो चिन फैमिली के मौजूदा हेड है। बुजुर्ग पेटिया के बाद सारा कामकाज वही संभालते थे। वो बूढ़ा आदमी चुन फ्योंग था, जो ऊंचे रुतबे वाला एक फैमिली एल्डर था। परिचय के बाद उन्होंने हमारे नन्हे प्रोटैगनिस्ट को हवेली के अंदर बुलाया। हम देखते हैं कि वो कई 100 मीटर पैदल चलते हैं, ऐसे गलियारों से गुजरते हैं जहां बुरी आत्माओं को दूर रखने वाली लैंटर्न्स लगी हुई हैं। मेन हॉल के अंदर पहुंचते ही फोंग युआन एक महंगी महागनी चेयर पर चढ़ गया और अपना भारी सामान यानी बंडल एक जोरदार धमक के साथ जमीन पर पटक दिया। धमाका इतना जोरदार था कि फर्श की कई टाइल्स टूट गईं।
शिनह्योंग और शिनफोंग दोनों सहम गए, मन ही मन सोचने लगे कि आखिर ये बच्चा क्या खाता है जो इतना ताकतवर है। कोई भी सोच सकता है कि उस बंडल में क्या था, शायद कोई छोटा सा पहाड़। शिनह्योंग ने मेज पर वो लेटर फैलाया और लड़के को बड़ी हैरानी से देखने लगा। उसने पूछा कि क्या फोंग युअन वाकई महान लॉर्ड शिनोंग का सगा पोता है। हमारे नन्हे हीरो ने मना करते हुए अपना छोटा सा सिर हिलाया और जेब में हाथ डाला। उसने अभी अभी मिला हुआ एक वॉर्म जेड बाहर निकाला और उससे खेलते हुए अपनी सुरीली आवाज में बताया कि शिनगोंग दरअसल उसके मास्टर थे, दादा नहीं। उसने उन्हें बताया कि उसके मास्टर ने उसे ब्लैकस्टोन प्रिजन में बहुत सारी स्किल्स सिखाई और रिहा होने पर उसे ये लेटर दिया, ये वादा करते हुए कि चिन फैमिली उसे खाना और छत देगी। लड़के ने फिर अंकल चुन से पूछा कि क्या उसे सोने के लिए कोई कमरा मिल सकता है, क्योंकि वो काफी थक गया है। चुन फिलोंग ने मजाक उड़ाते हुए एक ठंडी हुंकार भरी। उसने लड़के को बताया कि उनकी बिटिया यूचू की सगाई पहले ही मैपल लीफ सिटी के श्याओ फैमिली के यंग मास्टर से हो चुकी है। फोंग युआन जो कर रहा था रुक गया। उसने हैरानी में अपना सिर झुकाया। उसे अंदाज ही नहीं था कि सगाई यानी बिट्रोदल क्या होती है। ये जानकर कि लड़का दुनियादारी और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता, चिन हुत्योंग को एक सुनहरा मौका मिल गया। अपनी खुशी को दबाते हुए वो लड़के को अपनी बातों में फंसाने लगा। उसने पूछा कि फोंग युअन आखिर यूचू से क्या उम्मीद रखता है। बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर लड़के ने जवाब दिया कि उसके अंकल डॉन ने उसे बताया था कि फियांसे सिर्फ एक बहन जैसी होती है। उसने समझाया कि क्योंकि वो परिवार है इसलिए उसे बस रहने की जगह और भरपेट खाना चाहिए। जहां तक दूसरी जरूरतों की बात है तो फिलहाल उसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर चिन फिलोंग फूला नहीं समाया। उसे लगा कि इस बच्चे को संभालना बहुत आसान होगा। सच तो यह है कि चिन फैमिली इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो सिर्फ बाहर से दिखावा कर रहे थे, जबकि श्याओ फैमिली उन पर शादी के लिए दबाव बना रही थी ताकि उनकी जायदाद हड़प सके। हालांकि बूढ़े चिन शांची अपनी परंपराओं के पक्के थे। वो पेट्रियार्क 40 साल पहले किए गए उस वादे पर अड़े हुए थे कि यूचू की शादी एक रहस्यमयी आदमी के वंशज से ही होगी, और अब वो वंशज आ चुका था, एक नादान छोटा लड़का। ये तो मानो आसमान से गिरा हुआ तोहफा था। चिनफोंग ने तुरंत अपने कपड़ों से एक पहले से तैयार एनलमेंट एग्रीमेंट निकाला, मानो वो उस लड़के का भला चाह रहा हो। वो एक मक्खन जैसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और सलाह दी कि अगर वो यूचू को बहन मानता है तो उसे बस इस कागज पर साइन कर देने चाहिए। यही सबके हक में था। जाहिर है उसने वादा किया कि शादी के अधिकार छोड़ने के बदले चिन फैमिली उसका असली घर बन जाएगी और वो उसके साथ बड़े सम्मान से पेश आएंगे। किसी पूजनीय पूर्वज की तरह उसने उसे ऐशो आराम की जिंदगी और बेहतरीन पकवानों का भरोसा दिलाया। फोंग युआन की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि उसे जब चाहे स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स मिल सकती हैं। शुन हुचोंग ने बीच में टोकते हुए वादा किया कि उसे जितना चाहे उतना खाने को मिलेगा। संतुष्ट होकर लड़के ने शान से हाथ हिलाया और एक पेन मांगा। आखिरकार उसे शादी की समझ भले ना हो, लेकिन मुफ्त के खाने की समझ बखूबी थी और वो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। खुश होकर चिन फिलोंग ने लपक कर उसे एक कीमती फाउंटेन पेन थमाया। फोंग युआन ने उस डॉक्यूमेंट पर नजर डाली जिस पर साफ लिखा था कि वो अपनी मर्जी से चिन यूचू के साथ अपनी सगाई तोड़ रहा है। बिना दोबारा सोचे उसने पेन उठा लिया। जैसे ही वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला था, अचानक एक गोरा और कोमल हाथ कहीं से आया और उसने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। हवा में एक प्यारी सी महक खुली हुई है और जैसे ही फोंग युआन ऊपर देखता है उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो सच में एक अप्सरा जैसी लग रही थी। तकरीबन 22 साल की एक युवती जिसने मूनलाइट वाइट प्रोफेशनल सूट पहना था जो उस पर बिल्कुल जच रहा था। उसकी फिगर किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बेहद ठंडे और सख्त थे, जैसे कोई बर्फ की मूरत हो। वह काफी लंबी थी, लगभग 5 फीट 9 इंचेस, जबकि हमारा छोटा सा हीरो जो मुश्किल से 4 फीट का था सिर्फ उसकी कमर तक पहुंच पा रहा था। उसके पीछे एक डिवाइन श्राइन हल्के से चमक रही थी जिसमें एक गोल्डन डेटी का साया साफ दिख रहा था, जिससे लेटेस्ट एज पावर का एक भयानक ऑरा निकल रहा था। दबाव इतना गहरा था कि हॉल की हवा जैसे जमसी गई थी। वह अपने पिता और चाचा से पूछती है कि क्या उन्हें एक बच्चे को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी है, जिसे सुनकर चुन हुची और चुन फ्योंग सहम कर पीछे हट जाते हैं। चुनहांग के चेहरे के भाव बदलते हैं और वह अपनी बात रखता है। वो पूछता है कि यूचू वापस क्यों आई है और दबी आवाज में जोर देते हुए कहता है कि वे ये सब सिर्फ उसकी भलाई और परिवार की खातिर कर रहे हैं। इसी बीच चुन फैलांग भी अपनी बात जोड़ता है। उसका दावा है कि श्याओ फैमिली का यंग मास्टर इस नासमझ छोटे बच्चे के मुकाबले एक असली प्रोडिजी है। चिन्यूचू उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वो नीचे उस लड़के की तरफ देखती है, उसकी आंखों में भावनाओं का एक मिलाजुला भाव आता है और फिर वह झपट्टे से पेन छीन लेती है। एक कड़कड़ाहट के साथ वह सिर्फ 2 उंगलियों से उस मेटल पेन के 2 टुकड़े कर देती है। वह सवाल करती है कि क्या वे सच में उसकी मदद कर रहे हैं या सिर्फ अपनी एसेट्स को बचा रहे हैं। उसकी आवाज़ तेज नहीं है, लेकिन उसमें एक डरावना वजन है। वो उनसे कहती है कि वे अपने दिल में सच्चाई जानते हैं। वो कहती है कि इंटेग्रिटी ही सब कुछ है। वो उन्हें याद दिलाती है कि जब से उसके दादाजी ने फोंग फैमिली के साथ उसका रिश्ता तय किया है, वो उस वादे का सम्मान करेगी जब तक उनके पास वह टोकन है।
चुन हुटोंग हताशा में मेज पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि पेट्रियार्क महज एक सठियाए हुए बूढ़े आदमी थे जब उन्होंने वह वादा किया था। उसका तर्क है कि बच्चा खुद शादी तोड़ने के लिए तैयार हो गया था। यूचू एक ठंडी हंसी हंसती है और लड़के की तरफ मुड़ती है। वो उसका छोटा सा हाथ अपने हाथ में लेती है। उसका हाथ ठंडा और कोमल है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाता है और फिर वो पूछती है कि वे एक 8 साल के बच्चे को ठगने को सही कैसे ठहरा सकते हैं। बुजुर्गों की तरफ मुड़कर वह एक ऐसे अधिकार के साथ बोलती है जिसे कोई काट नहीं सकता। वह साफ कर देती है कि 40 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट सबसे ऊपर है। बिना एक शब्द कहे वो उसे हॉल से बाहर खींचने लगती है। फोंग युआन अपने भारी भरकम मंडल के साथ लड़खड़ाते हुए पीछे पीछे चलता है। अब भी अपने पेट के बारे में सोचते हुए वह धीरे से सवाल करता है कि क्या स्वीट एंड सार पॉक रिब्स अब भी मिलेंगी। यूचू रुकती है और अचानक एक हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे देखती है। वह एक बहुत ही प्यारी मुस्कान देती है और वादा करती है कि उसे बहुत सारा खाना मिलेगा। पीछे हॉल में चुन हुट्योंग और चुन फ्योंग काफी देर तक खाली नजरों से देखते रह जाते हैं। आखिरकार चुन फ्योंग दरवाजे की तरफ इशारा करता है। उसकी दाढ़ी गुस्से से कांप रही है और वो चिल्लाता है कि यूचू पर जरूर उस छोटे लड़के ने कोई जादू कर दिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सच में एक 8 साल के बच्चे को चुना है। दूसरी तरफ चुन हुत्योंग अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। उसका चेहरा एक गंभीर सख्ती के साथ काला पड़ जाता है। वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और चुप रहता है। अपनी चमकती और अनिश्चित आंखों से उसी दिशा में देखता रहता है जहां फोंग युआन और यूचू गए हैं। चुन फैमिली इस वक्त आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से जूझ रही है। पेट्रिया की हालत खराब है और दुश्मन साये की तरह उन पर नजर रखे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि यह अचानक हुआ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट परिवार को किस मोड़ पर ले जाएगा। इसी बीच हमारा नन्हा हीरो यूचू का हाथ थामे हुए है। वह कुछ और ही सोच रहा है। उसका हाथ पकड़ना बहुत सुखद है, घर के बड़े कुत्तों के बालों से भी ज्यादा मुलायम। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे चलने से वह जरूर उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिन्होंने उसके दादाजी को मारा। उधर शान फैलोंग बड़बड़ाता है कि अगर उनका बड़ा भाई ठीक नहीं हुआ तो यूचू की पसंद चाहे जो भी हो, उसे शाओ फैमिली के यंग मास्टर से ही शादी करनी होगी। शिनहुतोंग खामोशी से अपनी सहमति देता है। बिना किसी और बात के शान फाइलोंग ऐलान करता है कि वह सिक्लूजन में जा रहा है और अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है। चुनहांग भी अपनी मेडिटेशन शुरू करने के लिए अपने सीक्रेट चैम्बर में लौट जाता है। चिन फैमिली सच में एक हताशा भरे बंद मोड़ पर पहुंच गई है। अगर चिन शान की मौत हो जाती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और शायद उनके दुश्मन उनका नामो निशान मिटा दें। उनकी उम्मीद की एकमात्र किरण अब रेड हेवन रेल्म में ब्रेक थ्रू करने पर टिकी है। मौका कम है, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद है। अब चूंकि यूचो आधिकारिक तौर पर उसकी मंगेतर है, फोंग युआन सुकून के साथ अपने 2 बड़े बंडल नीचे रख देता है और पूछता है कि उसे कहाँ सोना है, क्योंकि कमरे में तो सिर्फ एक ही बेड है। यूचो एक पल के लिए सोचती है और उसे बताती है कि वह एक सर्वेंट से कहकर उसके लिए एक फोल्डिंग बेड मंगवा देगी जिससे उसका काम चल जाएगा। वह पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी होगी। वो लापरवाही से हाथ हिला देता है। यूचो उसे देखती है, ये सोचते हुए कि क्या वो सच में उसके साथ बेड शेयर करने की उम्मीद कर रहा था। वह इस बात पर बस हंस देता है। वो उसे याद दिलाता है कि घर पर लेडी डॉक्टर कहती थी कि मर्द और औरत को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भले ही वो उसकी मंगेतर है, लेकिन आखिर वह भी एक मर्द है। वो दावा करता है कि फोल्डिंग बेड्स उसे कुछ ज्यादा ही मुलायम लगते हैं और वह कुछ चादरें मांगता है ताकि वह जमीन पर सो सके। ये महसूस करते हुए कि उसने उसे गलत समझा था, यूचू का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह मान जाती है और जल्द ही एक सर्वेंट बिछावन और चादरें ले आता है। हालांकि यूचू के कहने पर एक्स्ट्रा रजाइयां फिलहाल उसके अपने बेड के ऊपर ही रख दी जाती हैं। यूचू और उस लड़के के एक साथ रहने की खबर पूरे चिन हाउसहोल्ड में जंगल की आग की तरह फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जल्द ही यह अफवाह दीवारों को पार कर पूरे मैपल लीफ सिटी में छा गई, जिससे अनगिनत लोग दंग रह गए। महल के बेडरूम के अंदर यूचू शांति से बैठी है। यूचू बेड पर रखी चादरों की तरफ हाथ बढ़ाती है ताकि उसे बिस्तर लगाने में मदद कर सके, लेकिन एक लाड़ प्यार में पली युवती होने के नाते उसने पहले कभी ऐसे घरेलू काम नहीं किए थे और वह काफी अनाड़ी लग रही थी। फोंग युआन आगे बढ़ता है, चादरें और रजाइयां ले लेता है और तेजी से उन्हें बिछा देता है। कंबलों को बिल्कुल सलीके से चौकोर तह कर देता है। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या वो कभी सोल्जर रहा है। वह एक रहस्यमयी हंसी हंसता है और मना कर देता है, समझाते हुए कि उसने 5 साल डीमन सप्रेशन प्रिजन में बिताए हैं, जहां हर रोज कंबल तह करना एक आदत बन गई थी। यूचू उलझन में पड़ जाती है। अगर वह सिर्फ 8 साल का है और उसने 5 साल की सजा काटी है, तो इसका मतलब है कि वह 3 साल की उम्र में जेल गया था। वो बस मुस्कुराता है और इस बात की पुष्टि करता है। जैसे ही यूचू वह जानकारी मांगने वाली होती है, तभी अचानक बाहर से चिनपिंग की आवाज गूंजती है, जो उसे जल्दी आने के लिए चिल्ला रहा है। वह चेतावनी देता है कि उनके दादाजी की हालत बिगड़ गई है और वे किसी भी पल दम तोड़ सकते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यूचू फोंग युआन को कुछ निर्देश देती है और बाहर की तरफ भागती है। हमारा नन्हा हीरो उनके पारिवारिक मामलों की चिंता नहीं करता। बिस्तर का काम खत्म करने के बाद वह अपना सामान खोलता है और 4 कीपसेक्स बाहर निकालता है। वह उन्हें ध्यान से देखता है। लेडी डॉक्टर का व्हाइट टोकन, ओल्ड गोस्ट ले की ग्रीन रिंग,
डॉक्टर की गोल्डन ड्रैगन नीडल और कुक्स क्लीवर, वह उन्हें चाहे जैसे भी देखे ये चीजें बिल्कुल साधारण लगती हैं। टोकन लकड़ी का बना है और छूने में बहुत खुरदरा है, जिस पर सिर्फ एक का अंक बना है और कुछ नहीं। रिंग सड़क किनारे मिलने वाले किसी सस्ते खिलौने जैसी लगती है, मुश्किल से कोई खजाना। गोल्डन ड्रैगन नीडल की कारीगरी ठीक ठाक है और ड्रैगन बिल्कुल असली जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी का कोई नामो निशान नहीं है। रही बात क्लीवर की, तो वह किसी भी बाजार में मिलने वाला एक आम कसाई का चाकू है। वो तेज दिखता है, बस इतना ही। वो सोचता है कि क्या इनमें वाकई उसके माता पिता के बारे में कोई सुराग छुपा है। गहरे विचारों में डूबा हुआ वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिमाग के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल स्पेस में दाखिल होता है। सच तो यह है कि यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। वहां एक जेड टैलिस्मैन तेज रोशनी के साथ चमक रहा है। बाकी चीजों के मुकाबले उसके मास्टर की यह चीज सबसे अनोखी और रहस्यमयी है। इससे शक्ति का ऐसा एहसास होता है जिससे साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। वो साफ देख सकता है कि वह जेड बारीक और जटिल रून से ढका हुआ है, जिसमें धुंधली रोशनी एक चकरा देने वाले अंदाज में बह रही है। अपनी काबिलियत के बावजूद वह थोड़े समय में इन्हें डिकोड नहीं कर सकता। दरअसल सिर्फ 1 मिनट तक उसे देखने के बाद उसे तेज सिरदर्द महसूस होता है और वह तुरंत पीछे हट जाता है। उस टैलिस्मैन को और ज्यादा देर तक देखने की हिम्मत नहीं करता। वह रिंग पहन लेता है और 18 गोल्डन ड्रैगन नीडल्स और टोकन को एक चमड़े की थैली में डालकर अपने शरीर के पास रख लेता है। अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वह दरवाजे की तरफ देखता है। बुराई का ऑरा और भी ताकतवर होता जा रहा है और चूंकि वह यहाँ रह रहा है, वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब से वह शिन फैमिली में शामिल हुआ है, अब ये उसका घर है। अगर बुराई यहाँ परेशानी पैदा करने की जरूरत करेगी तो वो चुप नहीं बैठ सकता। वह देखना चाहता है कि आखिर किस तरह की स्पिरिट उसकी मौजूदगी में इतनी बेखौफ होकर हरकत कर रही है। अपने बड़े बंडल में हाथ डालकर वह कुक्स क्लीवर को संभालने के लिए एक म्यान निकालता है, उसे अपनी कमर में खोजता है और उस गंदी बदबू के स्रोत की तरफ बढ़ने लगता है। हम उसे महल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ जाते हुए देखते हैं। उसके नन्हे पैर ठंडे नीले पत्थरों वाली टाइलों पर पड़ रहे हैं। उसकी रफ्तार स्थिर और इत्मीनान भरी है। उसकी पीठ पर टंगा कसाई का चाकू हर कदम के साथ धीरे धीरे हिल रहा है। जैसे जैसे वह महल की ओर अंदर जाता है, हवा भारी होती जाती है। एक सड़ती हुई शैतानी बदबू के साथ यह कीचड़ में भीगे मरे हुए चूहों और खून की गंध जैसी है। एक चिपचिपी भारी महक जो उसकी नाक में घुसने की कोशिश कर रही है। मेपल लीफ सिटी का कोई भी दूसरा कल्टीवेटर अब तक अपना आपा खो चुका होता और उसके पैर कांपने लगते, लेकिन हमारे नन्हे हीरो के लिए यह एहसास बहुत जाना पहचाना है। सच तो यह है कि बुराई का यह स्तर 18 लेवल्स ऑफ द डीमन प्रिज्म के उन पुराने राक्षसों से निकलने वाले ऑरा के सामने कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये एक ऐसा बच्चा है जिसका अभी दूध भी नहीं छूटा है, जो उसके गुरु के जूते उठाने के लायक भी नहीं। गलियारे में लालटेनें मध्यम जल रही हैं। पास आती नजदीकी डरावनी परछाइयों ने उनके प्रोटेक्टिव टैलिस्मैन को काला और बेकार कर दिया है। वे अब पूरी तरह बेकार हैं। वह हल्का सा सूंघता है और एक सेकंड के लिए भी अपनी रफ्तार धीमी नहीं करता। उसे ठीक से पता है कि वह स्रोत कहाँ है। गलियारे के आखिरी छोर पर उन बंद दरवाजों के ठीक पीछे वह शुन फैमिली के पेट्रियार्क का बेडरूम है। जैसे ही वह कोना मुड़ता है, साए में से अचानक 2 काली आकृतियां निकलती हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी के एक तेज झटके के साथ उसका रास्ता रोक लेती हैं। ये शुन फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स हैं, जो दोनों स्पिरिट ट्रैंक्विलिटी रेल्म पर हैं। इस शहर के माने हुए एक्सपर्ट्स। उनकी आंखें तलवार की तरह तेज हैं और वे इस बिन बुलाए मेहमान को घूर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह बच्चा कहां से आया है और उसे तुरंत उस फॉरबिडन एरिया से चले जाने का हुक्म देते हैं। एक आदमी अपना रुख नीचे करता है। उसका हाथ अपनी म्यान पर है और उसका पूरा शरीर पूरी तरह सतर्क है। साफ है कि बेडरूम के अंदर मची अफरा तफरी ने उन्हें तनाव में डाल रखा है। फोंग युअन बस अपना सिर तिरछा करता है और अपनी बचकानी आवाज में कहता है कि अंदर कोई गंदी चीज लोगों को काट रही है और वह अंदर जाकर देखना चाहता है। बकवास, दूसरा गार्ड चिल्लाता है, यह मानते हुए कि यह सिर्फ एक नासमझ बच्चा है जो गलती से यहाँ आ गया है। वह लड़के का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चेतावनी देता है कि पेट्रियार्क की जान खतरे में है और यह खेलने की जगह नहीं। वह उसे पीछे हटने या अंजाम भुगतने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही गार्ड का हाथ बीच रास्ते में पहुंचता है, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। फोंग युअन की आकृति पानी में परछाई की तरह कांपती है और तुरंत गायब हो जाती है। अगले ही पल गार्ड को अपनी गर्दन के पीछे एक हल्का लेकिन जबरदस्त झटका महसूस होता है। उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और वह बिना आवाज किए गिर पड़ता है। दूसरे गार्ड की आंखें सदमे में सिकुड़ जाती हैं और जैसे ही वह अपनी तलवार निकालने के लिए हिलता है, उसे अपने कंधे पर एक छोटा कोमल हाथ महसूस होता है। जैसे ही वह हाथ उसे थपथपाता है, गार्ड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह घबराहट में पीछे मुड़ता है, लेकिन उसका सामना 2 चमकती हुई साफ आंखों और खामोश रहने की एक शांत गुजारिश से होता है। फोंग युअन मुस्कुराता है, अपने छोटे नुकीले दांत दिखाता है और धीरे से उस आदमी के माथे पर थपकी देता है। उस एक स्पर्श में इतनी ताकत थी जो किसी भी साधारण कल्टीवेटर की नसों को चकनाचूर कर देती, लेकिन वह उसे एक कोमल तैरती हुई ऊर्जा के साथ शांत कर देता है। गार्ड सुस्त पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। फोंग युअन बस अपने हाथों की धूल झाड़ता है।
बिना रुके वह सीधे भारी महोगनी के दरवाजों की तरफ चल देता है। अंदर से हमें घबराती हुई चीखों, सख्त फटकारों और बेबस रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हवा पीछवुड सॉर्ड्स के चलने की आवाज़ और एक बूढ़े आदमी की दर्दनाक दहाड़ से भरी हुई है। ऐसी आवाज़ें जो इंसानी नहीं लगती, बल्कि किसी जल में फंसे जंगली जानवर जैसी लगती हैं। हमारा नन्हा हीरो अपनी छोटी सी हथेली उठाता है और बंद दरवाजे को एक हल्का सा धक्का देता है। वह दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है जैसे कागज़ का बना हो और एक जोरदार धमाके के साथ पीछे की तरफ गिरता है। उस झटके से पूरा कमरा हिल जाता है। अंदर मौजूद हर इंसान एक साथ पीछे मुड़ता है और उन सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े इस अनपेक्षित 8 साल के बच्चे पर टिक जाती हैं। मुख्य हॉल एक दर्जन से ज्यादा लोगों से भरा हुआ है। शाइनी यूचू सबसे आगे खड़ी है। उसका चेहरा पीला है और आंखें रोने की वजह से लाल हैं। वह एकटक बेड की तरफ देख रही है। चुनहुटियो और चुनफैलोंग भी वहां मौजूद हैं। उनके चेहरे राख की तरह सफेद हैं और माथे ठंडे पसीने से भीगे हुए हैं। कमरे के बीच में पीले कपड़ों में एक बूढ़ा टोइस्ट पीचवुड सॉर्ड घुमा रहा है और अपनी सांसों के नीचे मंत्र पढ़ रहा है। सच तो यह है कि वो काफी व्यस्त लग रहा है। उसके सामने एक अगरबत्ती दान में 3 अगरबत्तियां जल रही हैं, जिनकी राख हर जगह बिखरी हुई है। उनकी नोकें अजीब तरह से कांप रही हैं और काले धुएं के गाढ़े तैलीय गुबार छोड़ रही हैं। चंदन के बड़े बेड पर बर्फ जैसे सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी भारी लोहे की जंजीरों से कसकर बंधा हुआ है। ये शुन फैमिली का आधार स्तंभ है, चेनशान। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी हैं और उसका चेहरा रेंगती हुई हरी काली नसों से ढका हुआ है और वह वैसी ही अमानवीय आवाजें निकाल रहा है। उसकी नसें हिंसक ऊर्जा से फूल रही हैं, जिससे वे लोहे की काली जंजीरें इतनी जोर से खड़खड़ा रही हैं कि लगता है वे किसी भी पल टूट जाएंगी। उसके प्रेशर पॉइंट से घना काला कोहरा निकल रहा है, जिससे बेड की चादरें और कंबल छूते ही सड़कर काले पड़ रहे हैं। शाइनी उस लड़के को देखकर दंग रह गई। चिंता के मारे उसके चेहरे पर शिकन आ गई और वह दौड़कर उसके पास पहुंची। उसे फौरन बाहर धकेलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा था। वह उससे वहां से जाने की विनती करती रही, लेकिन फोंग युआन ने बड़ी कोमलता से उसका हाथ झटक दिया। अपनी उम्र के हिसाब से वह काफी सीरियस लग रहा था। उसने अपना छोटा सा सिर बिस्तर की ओर झुकाया और बताया कि बिस्तर पर लेटे हुए ग्रैंडफादर को किसी साधारण आत्मा ने नहीं, बल्कि एक ब्लड कर्स ने जकड़ा है। ये कोई मामूली स्पिरिट पोजेशन नहीं था, बल्कि एक जिंदा इंसान के दिल से तैयार किया गया ब्लड कर्स था, जिसे किसी बेहद पत्थर दिल इंसान ने बनाया था। उसकी बातें सुनते ही पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। पीले कपड़ों वाला टावस सबसे पहले भड़का और हैरानी से देखने लगा, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस लड़के पर दहाड़ा और पूछने लगा कि ये छोटा बच्चा कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। फोंग युआन को चेतावनी दी गई कि यह शरारत की जगह नहीं है और वह मुसीबत खड़ी करने से पहले यहां से चला जाए, लेकिन फोंग युआन ने उस बूढ़े टाओइस्ट को बड़ी हिकारत से देखा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वह एक कर्स और गोस्ट के बीच का फर्क नहीं समझ सकता तो उसे लोगों को ठगना बंद कर देना चाहिए। वो पीचवुड सोर्ड किसी मुर्गी को भी नहीं मार सकती। बुराई को भगाना तो दूर की बात है। उसने साफ कह दिया कि अगर वो मंत्र पढ़ता रहा तो वो कर्स्ड स्पिरिट अगले 3 मिनट्स में बूढ़े आदमी का दिल खा जाएगी और फिर उन्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। गुस्से से पागल होकर टॉयस ने लड़के की तरफ कांपती हुई उंगली उठाई। ठीक तभी बिस्तर से चेन शान की एक भयानक दहाड़ गूंजी। उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की 2 भारी चेन्स तोड़ दी। अपनी ब्लड रेड आंखों से सबको घूरते हुए उसने अपने दांत दिखाए और उसके मुंह से काले जहरीले मियाज़मा का धुआं निकला। पास खड़े शिष्य फौरन उस धुएं की चपेट में आ गए और दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। सबकी आंखों के सामने उनकी स्किन काली पड़कर सड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह शैतान आजाद हो रहा है। डर के मारे टाओइस्ट के हाथ से तलवार छूटने ही वाली थी और वह भागने के लिए मुड़ा। शाइनियों का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बीच बचाव करने की तैयारी की। उसके पीछे उसकी एमेथिस्ट सोल ऑल्टर प्रकट हुई, जिससे एक चमकदार पर्पल लाइट निकली ताकि वह उस बुराई को दबा सके। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे एक जोरदार झटके के साथ पीछे धकेल दिया गया। उस हिंसक ऊर्जा की चोट इतनी गहरी थी कि उसके मुंह से खून निकलने ही वाला था। हाल ही में स्टार सोसाइटी से मिले जख्मों की वजह से वह लड़ने की हालत में नहीं थी। फोंग युआन ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और चेतावनी दी कि यह कर्स पलटकर हमला करेगा। वह उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से हिला। देखने वालों के लिए वह बस एक धुंधली परछाई जैसा था। कोई नहीं देख पाया कि उसने ये कैसे किया। बस अचानक वो गायब हो गया और अगले ही पल चैन शान के सीने पर खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी अपनी जानलेवा सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। चैन शान ने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला और उस लड़के के चेहरे पर काला धुआं उगल दिया, लेकिन फोंग युआन डरा नहीं। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और बूढ़े के माथे पर एक हल्की सी थपकी देते हुए कहा, बिहेव। एक बच्चे की आवाज में कहे गए इन 3 शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। वह हिंसक ऊर्जा जो किसी बड़े मास्टर को भी तबाह कर सकती थी, अचानक ऐसे पीछे हटी जैसे उसने अपने किसी शिकारी को देख लिया हो। वह फौरन शरीर के भीतर सिमट गई। चैनशान का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसकी दहाड़ दर्द भरी आवाज में बदल गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में फिर से होश लौट आया। कमरे में मौजूद हर शख्स सन्न होकर यह नजारा देख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा इतनी भयानक ताकत को काबू में कर रहा है। फोंग युआन के हाथ में एक स्मॉल ब्लेड चमकी। उसने चैन शान के सीने पर निशाना साधा और एक हल्का सा कट लगाया। जैसे ही ब्लेड चली, खून की एक बूंद भी नहीं निकली और खाल तक नहीं कटी।
लेकिन जैसे ही धार ने उसे छुआ, चेन शान के शरीर से अनगिनत डरावनी हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसके रोम छिद्रों से काली साए जैसी आत्माएं बाहर निकलने लगीं, जो भागने के लिए तड़प रही थी। लेकिन फोंग युआन ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना बायां हाथ उठाया। उसकी भौहों के बीच से एक गोल्डन टैलिस्मैन निकला। ये वही फॉक्स बॉडी टैलिस्मैन था जो उसके मास्टर ने उसे दिया था। वह टैलिस्मैन हवा में फटा और एक विशाल गोल्डन नेट में बदल गया, जिसने पूरे कमरे को घेर लिया। वह नज़ारा वाकई देखने लायक था। भागते हुए वे काले साए उस जाल से टकराए और धुएं में तब्दील होकर खत्म हो गए। सारी बुराई एक पल में मिट गई। इसे इनेट डाओ ऑफ फॉर्चून पहचान कर वह टाओइस्ट फटी आंखों से उसे देखने लगा। उसके पैर लड़खड़ाए और वह खौफ के मारे घुटनों के बल गिर पड़ा। फोंग युआन ने उसे नजरअंदाज किया और अपनी ब्लेड से चेन शान के सीने से काले खून का एक धागा खींचा। वह धागा किसी जहरीले सांप की तरह हवा में छटपटा रहा था। फोंग युआन ने अपना सिर झुकाया और अपनी छोटी सी मुट्ठी में उस धागे को दबोच लिया। वह जहरीली ऊर्जा, जो लोहे को भी पिघला सकती थी, उसके हाथ में रत्ती भर भी विरोध नहीं कर पाई। उसने अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाव डाला और एक तेज आवाज के साथ वह काला धागा धुएं में बदल गया। जैसे ही वह धागा टूटा, चेन शान को जकड़ने वाला कर्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके शरीर की काली नसें गायब होने लगीं और उसकी लाल आंखें साफ हो गईं। उसकी हिंसक आवाज़ अब शांत सांसों में बदल चुकी थी। वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गया, लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। फोंग युआन ने अपनी ब्लेड वापस रखी और बिस्तर से नीचे कूदकर हाथ ऐसे झाड़े जैसे उसने कोई मामूली काम किया हो। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी कि एक सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजूबा हो। शिनहुटी और शिनफोंग तो मुंह खोले खड़े रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस 8 साल के बच्चे को वे भिखारी समझ रहे थे, उसके पास ऐसी जादुई कला है। जिस ब्लड कर्स ने शहर के बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया था, उसे इस बच्चे ने चंद सेकंड्स में खत्म कर दिया। शाइन्यू वहीं जमी रह गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने इस छोटे मेहमान को बहुत कम समझा था। उसने ये रिश्ता सिर्फ अपने दादा के वादे को निभाने के लिए स्वीकारा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह 8 साल का बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि एक मासूम चेहरे के पीछे छिपा हुआ शिकारी है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तभी डॉक्टर ने दौड़कर बूढ़े मास्टर की जांच की और खुशी से चिल्लाया कि कर्स खत्म हो चुका है और वे अब बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। अब उनकी आंखों में फोंग युआन के लिए नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और एहसान था। शिन फैलोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने लड़के के सामने झुककर माफी मांगी और वादा किया कि परिवार यह कर्ज कभी नहीं भूलेगा। फोंग युआन ने बस हाथ हिलाया और शिन्यू की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा, सिस्टर, क्या अब मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स खाने को मिलेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। उसका मासूम चेहरा देखकर शिन्यू अपनी सारी फिक्र भूलकर हंस पड़ी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे रसोई की ओर ले जाने लगी, लेकिन तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। चिनपोंग हांफता हुआ अंदर आया और चिल्लाया कि मुसीबत आ गई है। श्याओ फैमिली जबरदस्ती शादी के तोहफे लेकर पहुंच चुकी है। यंग मास्टर श्याओ चोंग खुद वहां आया है और कह रहा है कि आज ही शादी की तारीख पक्की करनी होगी, वरना वह शिन फैमिली को बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही कमरे का माहौल फिर से भारी हो गया। श्याओ फैमिली इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी और उनका मुखिया एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। शिन फैमिली के पास उनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। शिन्यू ने डर के मारे फोंग युआन का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपनी मासूम मुस्कान के साथ पूछा, क्या ये श्याओ फैमिली आपको मुझसे छीनने आई है? शिन्यू ने उसकी आंखों में देखा और हाँ में से हिला दिया। फोंग युआन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो उसकी उम्र के हिसाब से नामुमकिन थी। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी मंगेतर को छीनने की हिम्मत कौन करता है। उस जेल के बड़े बड़े दानव भी मुझसे कुछ छीनने की हिम्मत नहीं करते, तो ये श्याओ फैमिली क्या चीज है? फोंग युआन ने शिन्यू का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दिया। उसकी कमर पर लटकी हुई ब्लेड धीरे धीरे हिल रही थी। भले ही वह सिर्फ 4 फुट का था, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाला खौफ पूरे परिवार की सांसें रोक रहा था। बाहर हॉल में हंगामा मचा था। लाल रंग के कई संदूक तोहफों से भरे पड़े थे। वहां एक घमंडी नौजवान बैठा था जो शिन फैमिली के नौकर को हिकारत से देख रहा था। ये शाह फैमिली का बड़ा बेटा शाओचन था, जो 25 साल की उम्र में ही न्यूबॉर्न रैन तक पहुंच चुका था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शन्यू को बाहर लाओ, आज उसे इस शादी के लिए हाँ कहना ही होगा। तभी दरवाजे से एक बच्चे की आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को उसके काबिल समझने की? शाओचन ने मुड़कर देखा तो एक 8 साल का बच्चा शाइन्यू का हाथ पकड़कर अंदर आ रहा था। शाइन्यू ने ठंडे लहजे में कह दिया, शाओचन, जबान संभाल कर बात करो, यह फोंग युआन है मेरा मंगेतर। ये सुनते ही शाओचन ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मंगेतर, शाइन्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक 8 साल के बच्चे को अपना पति चुन लिया? क्या शिन फैमिली इतनी लाचार हो गई है कि अपनी शर्म तक बेच दी? उसकी नजर अब उस लड़के पर थी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे। फोंग युआन बड़े ही शांत अंदाज में शाइनी यूचू के पीछे से बाहर निकलता है और अपनी छोटी उंगलियों पर गिनती शुरू कर देता है। वह बड़े इत्मीनान से कहता है कि शाओ चुन आज का 11वां इंसान है जो उसकी जान लेना चाहता है, और पिछले 10 तो पहले ही जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। यह सुनकर शाओ चुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसकी ऑरा एकदम से फटने लगती है।
पूरे कमरे में न्यूबॉर्न रेल्म का दाव महसूस होने लगता है और तभी उसके स्पिरिचुअल श्राइन से एक चांदी का स्पीयर अचानक प्रकट होता है जो सीधे उस बच्चे के माथे की ओर निशाना साधता है। शियाओचन सोचता है कि जब यह बच्चा खुद अपनी मौत मांग रहा है तो अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। इससे पहले कि उसके शब्द हवा में ओझल हों, वह रोशनी की एक लकीर की तरह झपटता है और उसका स्पीयर हवा को चीरते हुए एक खौफनाक आवाज के साथ आगे बढ़ता है। वह अपनी 70% ताकत इसे एक वार में झोंक देता है ताकि उस बच्चे को किसी कीड़े की तरह जमीन पर गाड़ सके। इधर शेन फैमिली दहशत से कांप उठती है। शाइनी यूचू का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन फोंग युआन हाथ बढ़ाकर उसे रोक देता है। वह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, न तो वह वहां से हटता है और न ही उसकी आंखों में कोई खौफ है, बल्कि वह सामने से आते हथियार को देखकर मुस्कुराने लगता है। जैसे ही स्पीयर की नोक उसके माथे से बस 1 इंच की दूरी पर पहुंचती है, वह अचानक हरकत में आता है और अपने छोटे नाजुक हाथ की 2 उंगलियों से उसे दबोच लेता है। उसने न्यूबॉर्न रेल्म के उस ताकतवर वार को बड़ी ही आसानी और सटीकता से रोक लिया है। पल भर के लिए मानो समय रुक जाता है और श्याओ चुन के चेहरे की वह घमंडी मुस्कान पत्थर की तरह जम जाती है। उस यंग मास्टर को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका स्पीयर किसी पहाड़ की पकड़ने आ गया हो। वह कितनी भी ऊर्जा क्यों न लगा ले, वह 1 इंच भी टच से मस नहीं होता। श्याओ चुन की आंखें घोर अविश्वास के मारे फटी की फटी रह जाती हैं। फोंग युआन एक बार फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करता है और अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाव डालता है। अभी एक कड़कड़ाहट की आवाज आती है और वो 1000 ईयर कोल्ड आयरन से बना हाई ग्रेड स्पीयर उन 2 छोटी उंगलियों से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। वो उस टूटे हुए टुकड़े को एक तरफ फेंक देता है और एक कदम आगे बढ़ाता है, जिससे वो पलक झपकते ही हक्के बक्के रह गए शाओ चुन के ठीक सामने पहुंच जाता है। इससे पहले कि वह आदमी संभल पाता, फोंग युआन अपना हाथ उठाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है। श्याओ चुन किसी तेज रफ्तार कैरेज की टक्कर की तरह एक तरफ जा गिरता है। वह जोर से सोने के संदूकों से जा टकराता है, जिससे वह रेडवुड बॉक्सेस टूट जाते हैं और सोने की सिल्लियां पूरे फर्श पर बिखर जाती हैं। जैसे जैसे उसका चेहरा सूजने लगता है, यह साफ हो जाता है कि उस मशहूर जीनियस के लिए यह बहुत ही शर्मनाक हार थी। फोंग युआन अपनी धीमी और मासूम आवाज में कहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी का भारीपन इतना ज्यादा है कि श्याओ चुन की पसलियां तक कराहने लगती हैं। वह अपने मास्टर के चोरों से जुड़े नीम का जिक्र करता है और कहता है कि चूंकि श्याओ चुन ने उसकी फियांसे को छीनने की कोशिश की थी, इसलिए वह खुशकिस्मत है कि उसका दिल चीरकर बाहर नहीं निकाला गया। फोंग युआन कहता है कि वह अभी भी बहुत शालीनता दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही ये शब्द श्याओ चुन के कानों में पड़ते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे की साफ आंखों में देखते ही उसे एक असली और खौफनाक मौत की मंशा नजर आती है। इस वक्त उस यंग मास्टर के मन में कोई शक नहीं रह जाता कि अगर उसने एक शब्द भी और बकवास की तो यह 8 साल का बच्चा उसे वहीं खत्म कर देगा। इधर फोंग युआन अपना पैर उठाता है और उस आदमी के पेट पर एक हल्का सा किक मारता है, जिससे शाओ चुन अनाज की फटी हुई बोरी की तरह 10 मीटर दूर घिसटता हुआ सीधा मेन गेट से जा टकराता है। उसके साथ आए शियाओ फैमिली के गार्ड्स खौफ के मारे इतने बुरी तरह कांप रहे हैं कि वे अपनी तलवारें तक नहीं पकड़ पा रहे। उनमें से किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती जब फोंग युआन उन्हें ठंडे लहजे में आदेश देता है कि वे अपना सारा सामान उठाएं और फौरन शेन रेजिडेंस से दफा हो जाएं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि दोबारा कभी सिस्टर यूचू को परेशान न करें, वरना अगली बार अंजाम सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगा। शियाओ चुन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है और उस बच्चे की ओर नफरत भरी नजरों से देखता है, पर डर के कारण उसकी जबान से एक एक भी धमकी नहीं निकलती। वह पूरा गुट उस आंगन से बेहद शर्मनाक हालत में भाग खड़ा होता है और अपनी हड़बड़ी में सारा सोना और खजाना वहीं छोड़ जाता है। एक बार फिर पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। शेन फैमिली के लोग उस बच्चे की पीठ को बड़ी हैरानी और सम्मान के साथ देख रहे हैं, जबकि शाइनी यूचू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे एक गहरी और अनकही भावनाओं के साथ निहारने लगती है। आज का मिशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। इस वीडियो पर हमें चाहिए पूरे 5000 लाइक्स। अगर आपको ये स्टोरी सच में एंटरटेन कर रही है, अगर हर एपिसोड के बाद आपका हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, तो अभी लाइक बटन पर अटैक करो और इस टारगेट को पूरा करके दिखाओ। आपका हर एक लाइक इस सीरीज की ताकत बढ़ाता है और बताता है कि आप इस जर्नी के रियल सपोर्टर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से ज्यादा क्रेजी और अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एक भी एपिसोड मिस किया तो पूरी कहानी का गेम बदल जाएगा। और अब आता है आज का स्पेशल मिशन। हर इंसान इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकता है, मतलब आपके पास पूरे 3/3 हाइप पॉइंट्स हैं। तो अभी जाकर तीनों हाइप पॉइंट्स फुल कर दो, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगला एपिसोड कितने बड़े लेवल पर आएगा।
हर एपिसोड के पीछे घंटों की मेहनत लगती है, कहानी को इस लेवल तक लाने में पूरा टाइम और एनर्जी जाती है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह फुल पावर में रहा तो यह सीरीज और भी ज्यादा इंटेंस और सिनेमैटिक होती जाएगी। लेकिन अगर रिस्पांस डाउन गया तो हो सकता है आगे के एपिसोड सिर्फ मेंबर्स तक लिमिट हो जाएं। तो अभी के अभी 5000 लाइक्स कंप्लीट करो, 3/3 हाई पॉइंट्स फिनिश करो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी की ताकत है।